वाई ई कॉमर्स एक्सपोर्ट नाउ एंड क्यों लोगों को ये पॉडकास्ट सुनना चाहिए। जो लोग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हमने देखा है कि एक स्टैटिस्टिक्स में मैंने पढ़ा है कि 80% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। तो हमारे इस पॉडकास्ट से उन लोगों को क्या सीखने मिलेगा, क्या वो इस पे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब सिर्फ वहाँ पे प्रोडक्ट भी आपको जो आज की डेट में इंडिया में प्रोडक्ट चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि यूएस में वो सेम प्रोडक्ट वहाँ पे बिक रहेगा। हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट वहाँ पे ज़्यादा टेक्निकली एडवांस्ड हो सकता है वहाँ पे क्वालिटी बेटर हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को किसी और तरीके से खोजा जाता हो प्लेटफॉर्म में। तो ये सारी चीज़ों को समझना, यूएस के डिमांड पैटर्न्स को या किसी भी कंट्री के डिमांड पैटर्न्स को समझना और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट में प्राइसिंग में बदलाव करना, तो आप बेच नहीं पाएंगे, राइट। इंडिया में जयपुर हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब है, आप जानते होंगे, राइट। तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलता है, टेपेस्ट्री उसको बोलते हैं, इंडिया में हम उसको बोलते हैं कि प्रिंटेड चादर, राइट, जो ब्लॉक प्रिंट के साथ में वो लोग सांगन से बनाते हैं। लेकिन जब वो प्रोडक्ट यूएस में जाता है तो उसको लोग टेपेस्ट्री बोल के सर्च करते हैं। अब अगर आप उसको बेडशीट बोल के बेचेंगे तो वहाँ पे कोई कस्टमर को सर्च करने वाला ही नहीं है। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कैसे टाइप के बिजनेसेस सोच सकते हैं? मतलब एक तो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, या तो कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक ई कॉमर्स में अच्छा चल रहा है, या तो वो B2B में अच्छा कर रहे हैं। तो कैसे टाइप के लोग या बिजनेसेस जो हैं वो ई कॉमर्स का सोच सकते हैं? लेकिन लार्ज पार्ट ऑफ इट इज़ यूएस है, ऑलमोस्ट 75% के आसपास मेरा जो मानना है वो यूएस के अंदर ही इंडिया का ई कॉमर्स एक्सपोर्ट आज की डेट में हो रहा है। और इसके अलावा जो बाकी की कंट्रीज़ हैं उसमें कनाडा काफ़ी बड़ा मार्केट है, जर्मनी, यूके काफ़ी अच्छे मार्केट हैं। क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने मॉडल को समझ लिया है, उनको 5 मिनट के यूट्यूब के वीडियो से देख के उनको लगता है कि अच्छा मेरे को तो मॉडल समझ में आ गया, यहाँ से भेजा, वहाँ बिक गया, पैसा आ गया, तो सबसे बड़ा मिथ है। और सर, प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग एक डाउट ये भी आता है कि ज़्यादा पैसा प्लेटफॉर्म्स ही कमा रही है और जो सेलर्स हैं उनको बहुत ही कम मिल रहा है। तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और जनरली ओवरऑल भी अगर मैं आपको पूछूं तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में प्रोडक्ट का मार्जिन ठीक ठाक निकल के आता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, दिस इज़ केवल शाह हियर एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ग्लोबल ट्रेड टॉक्स बाय एफ्लियो। मैं रिसेंटली एक नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें इंडिया को $2 ट्रिलियन तक एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाना है उसकी एक रिपोर्ट दी गई थी। रिपोर्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि अगर इंडिया को वो टारगेट अचीव करना है तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को एग्रेसिवली आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर दूसरी एक रिपोर्ट को देखें या फिगर्स को देखें तो चाइना का जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट है दैट इज़ अराउंड 350 बिलियन US डॉलर्स, वेरेज इंडिया का इज़ अराउंड 4 to 5 बिलियन US डॉलर्स। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इंडिया को अगर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो क्या दिस इज़ द राइट टाइम? और यहाँ पर सवाल ऐसे भी आते हैं कि कैसे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने चाहिए, व्हाट इज़ द राइट स्ट्रैटेजी। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हमने देखा है कि ई कॉमर्स बिजनेस में मेजॉरिटी जो बिजनेसेस है वो फेल हो जाते हैं। तो वो क्यों फेल होता है उसका रीज़न हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, मिस्टर केतन बग्गा। इनको अराउंड 9 years ऑफ एक्सपीरियंस है इन अमेज़ॉन एंड इन्होंने अमेज़ॉन का जो ग्लोबल सेलिंग का प्रोग्राम है वो शुरुआत से हैंडल किया है फॉर 9 years। एंड अब वो एक कंसल्टिंग के रोल में इंडिपेंडेंटली वो काम करते हैं। सो उनकी जर्नी से और उनकी जो लर्निंग से हमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझने मिलेगी कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया की रियल स्टोरी क्या है। और प्लीज़ वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड, क्योंकि लास्ट में केतन सर की तरफ से एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। सो वेलकम केतन सर टू आवर पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर कमिंग सर। हेलो पीवल, नाइस टू मीट यू एंड नाइस टू मीट योर ऑडियंस एज वेल। तो जैसे कि आपने इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम केतन है। मैं 2015 के लेकर 2024 तक अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग का पार्ट था और इस दौरान मैंने अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग में तकरीबन 250 से 300 सेलर के साथ काफ़ी क्लोजली काम किया है, जो कि इंडिया से अपने प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट करते रहे हैं, जैसे कि यूएस, यूरोप, मिडल ईस्ट, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज शामिल हैं। आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपनी लर्निंग और एक्सपीरियंस आपके ऑडियंस के साथ शेयर करने का मौका मुझे मिला। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। सो आपकी जर्नी और एक्सपीरियंस के बारे में तो समझेंगे सर, लेकिन सबसे पहले मेरा इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग का सवाल ये है कि वाई ई कॉमर्स एक्सपोर्ट नाउ एंड
क्यों लोगों को ये पॉडकास्ट सुनना चाहिए? जो लोग ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हमने देखा है कि एक स्टैटिस्टिक्स में मैंने पढ़ा है कि 80% बिज़नेसेस फेल हो जाते हैं। तो हमारे इस पॉडकास्ट से उन लोगों को क्या सीखने मिलेगा? क्या वो इस पे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं? अगर हम इनिशियली उसको बता दें तो? अ, मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और रिलेवेंट हैं, क्योंकि आज की डेट में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स जब लोग इस बारे में सुनते हैं कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, सबको ऐसा लगता है कि बहुत आसान है। यहाँ बैठ के यूएस यूरोप में मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा, मुझे डॉलर्स इंडिया में मेरे घर बैठे बैठे आ जाएंगे, इसके लिए मुझे मेहनत भी कम करनी है। पर जैसे कि आपने बताया 80 से 85% जो ब्रांड्स हैं जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट करने का कोशिश करते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, वो फेल हो जाते हैं। तो क्या ऐसा है जो बाकी के 15 से 20% लोग कर पा रहे हैं, जो कि 80 से 85% लोगों को जिसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और अगर उनको अंडरस्टैंडिंग होता तो या तो वो शुरुआत ही ना करते, या फिर वो इस तरीके से काम करते कि वो सक्सेसफुल हो पाते। तो इस पॉडकास्ट के एंड तक मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी लर्निंग गति शेयर कर सकते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो काम नहीं करती हैं। हमारी लर्निंग को डेवलप होने में पिछले 10-11 साल लग गए, तो अगर उस लर्निंग से कोई और इस चीज़ को सीख कर अपने लिए ही कुछ अच्छा कर सकता है तो हमें उसमें खुशी होगी। और इस पॉडकास्ट के एंड तक अगर लोग इसको ज़रूर देखेंगे तो उन्हें ये भी समझ में आएगा कि किस तरह के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, किस तरह की मार्केट उनको सेट करने के लिए ढूंढना है, क्या उनको नहीं करना है, और किस तरह की गलतियाँ आमतौर पे लोग करते हैं बट उन्हें रियलाइज़ 6 महीने 1 साल बाद होता है। और एक चीज़ उनको ये भी समझ में आएगा कि इंडिया का ई कॉमर्स वर्सेस जो ग्लोबल का ई कॉमर्स है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। बहुत बार लोग इंडिया में ई कॉमर्स पे सेल करके उनको ऐसा लगता है कि ग्लोबल को लोग क्रैक कर लेंगे, और तो के जो डिफरेंसेस हैं, उनका जो एक्सपेक्टेशन है, इन सब के बारे में हम लोग बात करें। मतलब आपकी 9 इयर्स की जर्नी का पूरा लर्निंग्स मिलने वाला है ऑडियंस। कोशिश तो यही करें कि 9 साल की जर्नी और जो हमारी भी गलतियाँ रही हैं, उनसे जो हमने सीखा है, वो आप डे 1 पे अगर सीखेंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो सर अगर आपकी जर्नी की बात करें, तो आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? आप ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट में कैसे आए? अमेज़न पे आपने कैसे शुरुआत की? क्या-क्या रोल्स हैंडल किए? कुछ अगर आप उसके बारे में बता सकते। तो ये एक तरीके से बिल्कुल चांस की बात थी कि मेरे को अमेज़न जॉब करने का मौका मिला। मैं आईआईटी कानपुर में अपना एमबीए प्रोग्राम लीड कर रहा था उस टाइम पे, और एंड में अमेज़न एक पहली कंपनी थी एक्चुअली जो हमारे कैंपस में आई, और बाय चांस मेरा प्लेसमेंट अमेज़न में हो गया था डे 1 पे। बाई चांस तो नहीं होगा सर, आपका कुछ कुछ होगा, टैलेंट तभी हुआ होगा। उस समय पर मुझे बताया गया था कि अमेज़न अपना ग्लोबल सेलिंग का बिज़नेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहा है, तो मैं बहुत घबराया हुआ था कि एक नए बिज़नेस में मुझे जाने को मिल रहा है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्या होगा? क्योंकि हमें इंडिया में ही बेचना उस टाइम पे 2015 की ये बात है, तब हमें लगता था कि इंडिया में कैसे बेचना है वो भी लोगों को नहीं मालूम था, आज से 11 साल पहले। तो तब अगर हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट करिए वो भी ई-कॉमर्स पे, तो उस टाइम पे तो बहुत नया टर्म लगता था। तो पहले रोल में अमेज़न में जब मई 2015 में मैंने जॉइन किया, तो मेरे साथ में तकरीबन 8 से 10 लोग थे, हम सबने साथ में ही जॉइन किया था उस टाइम पर। और टीम का ऑब्जेक्टिव यही था कि पहले हम लोग समझे कि इंडिया से क्या चीज़ एक्सपोर्ट हो सकती है, किस तरीके का डिमांड है कौन सी कंट्री में, और हम लोगों ने यूएस मार्केट से स्टार्ट किया था अपना जो जर्नी है। तब उस टाइम पर मैं नए ब्रांड्स जो इंडिया थे या नए एक्सपोर्टर्स जो कि करना चाहते थे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में एंट्री, उनको मैं प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर आता था। उनके साथ में हैंड होल्डिंग करके उनके कैटलॉगिंग करवाना, उनके साथ में उनको मार्केटिंग समझाना, उनको ये बताना कि प्राइसिंग कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर मैं एक्सपोर्टर्स के साथ में बैठ के करता था। फिर 2 से 3 साल भी मैंने काफ़ी एक्सपोर्टर्स के साथ में काम किया, उनको लाइव किया अंदर उनके मार्केट प्लेसेस यूएस, यूरोप में। और उसके बाद में ही मैं लार्ज अकाउंट मैनेजमेंट की टीम में चला गया था, जहाँ पे इंडिया के जो टॉप एक्सपोर्टर्स अमेज़न के साथ जुड़े हुए हैं, उनको ग्रो करने में किस तरीके से सपोर्ट हम अमेज़न कर सकता है, किस तरीके से डेटा उनको जो प्रोवाइड कर सकते थे, सपोर्ट जो प्रोवाइड कर सकते थे उनकी ग्रोथ की जर्नी के लिए, वो सब चीज़ें हमने उनके साथ में किया। उसके बाद में मेरे लास्ट के 3 से 4 जो रोल्स थे उसके अंदर मैं टीम लीड कर रहा था। अमेज़न का यूरोप का टीम मैंने लीड किया, इंडिया से जो यूरोप का बिज़नेस था, इंडिया से जापान का बिज़नेस फिर मैंने लीड किया। उसके अलावा मैंने कई कैटेगरी भी बीच में हैंडल किए थे अमेज़न ग्लोबल के लिए ही। और लास्ट रोल में मैं पार्टनरशिप्स लीड कर रहा था अमेज़न ग्लोबल के लिए, जिसमें आप गवर्नमेंट के साथ में किस तरीके से अलाइन करके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, उस टीम का मैं पार्ट था। और पिछले 1.5 से 2 साल अगेन मैं इसी डोमेन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि शुरू से। तो अब मैं जो लार्ज सेलर्स हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो यूएस में इंपोर्ट करके इन्हें प्रोडक्ट्स को सेट कर रहे हैं, उनके साथ उनकी ग्रोथ जर्नी में भी जुड़ा रहा। करेक्ट सर। सो आप ई-कॉमर्स का फील्ड आपने जॉइन किया था 2015 में, अभी 2026 चल रहा है, तो क्या शिफ्ट आप देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं
शिफ्ट तो बहुत ड्रास्टिक मेरे हिसाब से हुआ है इस पर्टिकुलर डोमेन में, क्योंकि एक तो इवॉल्विंग डोमेन है। 2015 वाली जो अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की थी, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत लिमिटेड थी उस टाइम पर, क्योंकि ऐसा कोई बताने वाला नहीं था, ऐसा कोई डेटा के सोर्सेज नहीं थे कि हम ये समझ पाएँ कि क्या बिकता है, कितना बिकता है, क्यों बिकता है। और उस टाइम पे जो गाइडेंस भी सेलर्स को करते थे, वो बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लिमिटेड लेवल ऑफ गाइडेंस हम दे पाते थे। तो अर्ली टाइम्स में हमें भी बहुत चैलेंजेस मिले, सेलर्स को भी काफ़ी चैलेंज आता था उस टाइम पर, क्योंकि हमें पूरे प्रोसेसेस का आइडिया नहीं होता था। पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि एक तो इस डोमेन के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट आने की वजह से बहुत सारे लोग इसके ऊपर रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, जिसकी वजह से डेटा इकट्ठा हो पा रहा है। बहुत सारे टूल्स ऐसे आ गए हैं मार्केट में जो सेलर्स को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व होती है, पूरा इकोसिस्टम उसके साथ साथ डेवलप होता है। तो शुरुआत में जैसे अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम पे हमें लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर ढूँढने में मुश्किल होता था कि जो एक-एक शिपमेंट इंडिया से यूएस लेके जाएगा, तो अगर वो महँगा पड़ेगा तो सेलर के लिए वो पोसाएगा नहीं इस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हमें शुरुआत में चैलेंजेस आते थे। अब आज की डेट में तो हमारे पास मल्टीपल लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स हैं, मल्टीपल पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, मल्टीपल ऐसी कंपनीज हैं कैटलॉगिंग कर सकती हैं। तो ये इवोल्यूशन जो है लास्ट के 5, 6, 7, 10 साल के अंदर हुआ है, वो काफ़ी पॉजिटिव है इकोसिस्टम के लिए। गवर्नमेंट का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रिसेंट ईयर्स में आया है, जहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आया, जिसके अंदर उन्होंने ई-कॉमर्स के ऊपर एक स्पेसिफिक चैप्टर पूरा दिया। आरबीआई की गाइडलाइन था ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को, पेमेंट को रेगुलराइज करने के लिए, ईडीपीएमएस क्लोजर के लिए उनकी अलग गाइडलाइंस है। तो ये सारी चीज़ें पिछले कुछ सालों में अमेज़न ने, बाकी की कंपनीज़ ने भी काम किया है ग्लोबल जो मार्केट प्लेसेस हैं, इसको डेवलप करने के लिए। और मुझे लगता है कि आज ही इकोसिस्टम काफ़ी हद तक इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि किसी को अगर स्टार्ट करना है तो उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना आसान हैगा। तो आज से 10 साल या 11 साल पहले काफ़ी मुश्किल था। तो सर ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब आई गेस वो जो इंडिया पोस्ट होता है, पोस्ट से भी जाते हैं, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, तो ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट का सही डेफिनेशन क्या है? सो ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट का मेरे हिसाब से डेफिनेशन यही रहेगा कि आप कोई भी अपना प्रोडक्ट अगर डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं बिना किसी मिडिलमैन के, जो कि बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, कोई ट्रेडर आ रहा है, कोई इंपोर्टर आ रहा है, ये सारी की सारी जो लेयर्स हैं, इसकी वजह से क्या है, प्रोडक्ट महंगा हो जाता है डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचने में। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आप यूएस के कस्टमर या यूरोप के कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं, उस एक्सपोर्ट को अगर आपको डायरेक्टली कर रहे हैं, तो हम उसको ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट का दर्जा दे सकते हैं। अब ये एक्सपोर्ट आप किसी मार्केट प्लेस के थ्रू भी कर सकते हैं, आप अपनी उनकी वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, आप किसी और चैनल के थ्रू भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे कोई और ट्रेडर या कोई और ऐसा बीच में थर्ड पार्टी नहीं है जो आपको मार्जिन लेके जाए। आप डायरेक्टली कस्टमर से समझ भी सकते हैं कि उनको किस तरीके का प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है। वो आपके प्रोडक्ट का कितना प्राइस देने के लिए रेडी हैं, क्या आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसे चेंज करने की ज़रूरत है क्या, जो कस्टमर्स को पसंद आए। तो ये सारी चीज़ें अब आपको कस्टमर का फीडबैक मिलना काफ़ी आसान हो गया है इसके थ्रू। आपको इसके थ्रू ये समझ में आ जाता है कि मेरा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है या नहीं है। अगर मैं अपने प्रोडक्ट्स में कुछ चेंज करूँगा तो क्या वो और बेहतर बिक सकता है, या किसी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस के लिए वो ज़्यादा सूटेबल है। कि ये सारी चीज़ें अगर आप साथ में मिला के देखें तो इसको हम ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट का एक ओवरऑल डेफिनेशन मान सकते हैं। करेक्ट। एंड सर जो कंपनीज़ हैं वो डोमेस्टिक ई-कॉमर्स भी करती हैं और ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट, तो ये 2 अलग-अलग चीज़ें हो जाती है। तो इसमें क्या मेजर डिफरेंसेस होता है? आई थिंक ये बहुत ही वैलिड आपका सवाल है, और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे ई-कॉमर्स करते भी हैं इंडिया के अंदर, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या बाकी के प्लेटफॉर्म्स पे जो सेलिंग करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि उन्होंने इंडिया का मार्केट समझ लिया है तो बहुत आसान है ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट भी करना। बट इसमें डिफरेंसेस लार्जली जो आते हैं ना, कि इंडिया में आप कम्पीट कर रहे हो सिर्फ अपने जो इंडिया के सेलर्स हैं। जो मुंबई का सेलर है वो दिल्ली के सेलर से कम्पीट कर रहा है, वो बैंगलोर के सेलर से, कोलकाता के सेलर से कम्पीट कर रहा है। लेकिन जब आप एक ग्लोबल मार्केट प्लेस की बात करते हैं, तो यूएस का अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे चाइना के भी सेलर्स हैं, वियतनाम के भी सेलर्स हैं, थाईलैंड के भी सेलर्स हैं, यूएस के खुद के भी सेलर्स हैं। तो आप पूरे वर्ल्ड वाइड सेलर के साथ कम्पीट कर रहे हो। अब से वहाँ पे प्रोडक्ट भी आपको, जो आज की डेट में इंडिया में प्रोडक्ट चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि यूएस में वो सेम प्रोडक्ट वहाँ पे बिके हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट वहाँ पे ज़्यादा टेक्निकली एडवांस्ड हो सकता है वहाँ पे क्वालिटी बेटर हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को किसी और तरीके से खोजा जाता हो प्लेटफॉर्म में। तो ये सारी चीज़ों को समझना, यूएस के डिमांड पैटर्न्स को या किसी भी कंट्री के डिमांड पैटर्न्स को समझना और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट में प्राइसिंग में बदलाव करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कि इंडिया की मार्केट, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, ज़्यादातर सेलर्स जो इंडिया में बेचते हैं वो इंडिया में ही रहते हैं लोग, उनको ये मालूम है कि मार्केट के अंदर किस तरह के प्रोडक्ट्स किस प्राइस रेंज में बिकते हैं, कस्टमर्स को क्या चाहिए। बट क्योंकि आप किसी और कंट्री में रह नहीं गए फुल टाइम, फिर भी आपको वहाँ के कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसको एक फुल टाइम बिजनेस के तौर पे देख रहे हैं तो।
तो ये चैलेंजेस मुझे लगता है कि सेलर्स को पहले से अगर पता हो तो उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। आपने एक हमारे प्रीवियस कन्वर्सेशन में एक एग्जांपल भी दिया था बॉटल्स का, कि जो यहाँ पर 100 ml की बॉटल्स बिकती है वो वहाँ का। तो कुछ मल्टीपल एग्जांपल्स हैं एक्चुअली कि जो इंडिया की या किसी भी कंट्री की प्रोडक्ट्स अगर हम दूसरे कंट्री में लेके जाना चाहते हैं तो हमें वहाँ के ऑडियंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको 3 एग्जांपल लेके बताता हूँ उसके लिए। पहला ऐसा एग्जांपल है कि जो इंडिया में जैसे आपको मालूम है कि हम कोई भी पर्टिकुलर शैम्पू खरीदते हैं या हम कोई ऑयल खरीदते हैं, 100, 200, 300, 500 ml का हमारा ऐसा पैकेजिंग यहाँ पे आता है, 50 या 100 का मल्टीप्लाई हो रहता है जनरली। बट अगर हम यूएस का बात करें तो वहाँ पे आउंस का बात होता है, वहाँ पे एमएल के हिसाब से लोग सर्च नहीं करते, वहाँ पे लोग सर्च करते हैं 1 आउंस, 4 आउंस यानी 124 ml। तो अब इंडिया का सेलर अगर 100 ml की बॉटल में सेल करने का कोशिश करेगा लेकिन वो सर्च कर रहा है कस्टमर 4 आउंस, तो यहाँ पे क्या है कि मिसमैच हो जाता है इसमें। तो जब सर्च आपका प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा तो बिकेगा भी नहीं या कम बिकेगा। तो आपको वहाँ के कस्टमर को समझ के कि ये लोग किस तरीके का प्रोडक्ट खोज रहे हैं उस तरीके से आपको एटलीस्ट प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। इंडिया में जो हमारे साइजेस हैं बेडशीट के वो काफ़ी स्टैंडर्ड साइजेस हैं कि डबल साइज होगा या किंग साइज होगा। यूएस के अंदर ऑलमोस्ट 7 से 8 साइजेस आते हैं। कैलिफोर्निया किंग अलग साइज आता है, ट्विन अलग आता है, ट्विन एक्सेल अलग आता है, फुल अलग आता है, क्वीन अलग आता है। तो वहाँ पे क्या है कि अगर हम वहाँ के कस्टमर को बिना समझे यहाँ से प्रोडक्ट ऐसा भेजेंगे जिसका साइज ही उनको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेच नहीं दे पाएंगे, राइट। इंडिया में जयपुर हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब है, आप जानते होंगे, राइट। तो वहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है टिपेस्ट्री उसको बोलते हैं, इंडिया में हम उसको बोलते हैं कि प्रिंटेड चद्दर, राइट, जो ब्लॉक प्रिंट के साथ में वो लोग सांगन इससे बनाते हैं। लेकिन जब वो प्रोडक्ट यूएस में जाता है तो उसको लोग टिपेस्ट्री बोल के खर्च करते हैं। अब अगर आप उसको बेडशीट बोल के बेचेंगे तो वहाँ पे कोई कस्टमर को सर्च करने वाला ही नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं कि वहाँ पे किस चीज़ का डिमांड है, किस तरीके से लोग प्रोडक्ट को सर्च करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कस्टमर्स के लिए भी और सेलर के लिए भी। और इस तरीके से ही जब आप समझेंगे चीज़ों को तो ही आप बेहतर तरीके से तैयार हो पाएंगे अच्छा बेचने के लिए। और सर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कैसे टाइप के बिजनेसेस सोच सकते हैं? मतलब एक तो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, या तो कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक ई कॉमर्स में अच्छा चल रहा है, या तो वो बी टू बी में अच्छा कर रहे हैं। तो कैसे टाइप के लोग या बिजनेसेस जो हैं वो ई कॉमर्स का सोच सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सोचने का दरिया तो देखिए कोई भी सोचने के लिए आज भी सोच सकता है, बट मैं अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगी कि कौन से लोग सक्सेसफुली इसको रन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने शुरू में बोला था कि 80 से 85% लोग सक्सेसफुली रन नहीं कर पा रहे बिजनेसेस को जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के हैं। तो शुरुआत में आपको 2 चीज़ें तो कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली आता है। पहला कॉम्प्लेक्सिटी आता है एक्सपोर्ट को समझना, क्योंकि इंडिया से जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कुछ गाइडलाइंस हैं, डॉक्यूमेंटेशन है। फिर जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनके कुछ कायदे कानून हैं। वहाँ पे आप अगर कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन हो सकता है, उसके लिए आपको प्रोडक्ट को थोड़ा सा चेंज करना हो सकता है, लेबल आपको प्रोडक्ट का दिखना पड़ेगा अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपोर्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरा है ई कॉमर्स को समझना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो ई कॉमर्स अगर किसी ने इंडिया में किया है तो उसको एटलीस्ट ई कॉमर्स की नॉलेज है कि कैसे लिस्टिंग करना है, कैसे एडवर्टाइजिंग करना है, तो उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है बिफोर दे गो फॉर क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट्स। और या फिर कोई अगर B2B में एक्सपोर्ट कर रहा है ऑलरेडी इंडिया से, चाहे वो किसी भी कंट्री में कर रहा हो, तो उन्हें पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, उनको पता है कि किस तरीके का प्रोडक्ट वहाँ पे चलता है, उनको पता है किस तरीके का प्राइसिंग मिल सकता है। और अगर वो ऑलरेडी दूसरे कंट्री में बेच पा रहे हो ऑफलाइन B2B के थ्रू, तो B2C के थ्रू तो वो डेफिनेटली सोच सकते हैं उसको बेचने का। बट इनमें से अगर कोई भी दोनों में से आपके पास एक भी स्किल नहीं है, मान लीजिए ना आपको ई कॉमर्स का अंडरस्टैंडिंग है ना एक्सपोर्ट का अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च पर सीखने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि दोनों के दोनों डोमेन्स अपने आप में अलग अलग डोमेन्स हैं। दोनों को मर्ज करके अगर आप पहली बार में कोशिश करेंगे तो आपको चैलेंजेस ज़्यादा आएंगे, या फिर उसके लिए आप किसी कंसल्टेंट का एक्सपर्ट का गाइडेंस लीजिए तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। और जिसके लिए हम लोग भी कंसल्ट करते हैं और बाकी की भी बहुत सारी कंपनीज आज के डेट में इंडिया में हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं गाइड करने के लिए। लेकिन मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू जाइए, क्योंकि आप नहीं तो जो पैसा बर्न कर देंगे उससे ज़्यादा आप बचा लेंगे अगर आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू जाएंगे। क्योंकि बहुत ब्रांड से मिलता हूँ जो आज से 2 साल 3 साल पहले जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जिनके पास अंडरस्टैंडिंग का गैप था, जिन्होंने आज की डेट में 20-25 लाख रुपए बर्न कर दिए। तो अगर वो लोग एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ जाते तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बेटर तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। जी। तो सर आपने कहा कि बी टू बी वाले भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं, तो ऐसा कोई एग्जांपल्स की आपकी नज़र में कि जो पहले बी टू बी करते थे और अभी वो सक्सेसफुली ई कॉमर्स भी एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं? डेफिनेटली तो मैं यहाँ पे नाम नहीं ले पाऊँगा कुछ कंपनीज़ का, बट हमने ऐसी कंपनीज़ काफ़ी बार देखा है कि जिनका B2B ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स काफ़ी बड़ा है, ठीक है।
और उन कंपनीज में आज की डेट में क्योंकि कभी किसी और कंट्री में जब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, यूएस में कर रहे हैं, यहाँ पे डायनेमिक्स काफ़ी चेंज हो रहे हैं। आज जो जियोपॉलिटिकल सीन है कोई वर्ल्ड का, बहुत जल्दी जल्दी जो है ना कंट्रीज के आपस में डायनेमिक्स काफ़ी चेंज हो जाते हैं। तो हमारे मेरे खुद के एक मैनेजर डाउन था कोलकाता से, वो लोग लेदर के बैग्स बेचते थे और यूरोप उनका काफ़ी बड़ा मार्केट था और यूरोप हमेशा से 30 साल से वो लोग एक्सपोर्ट करते आए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ई कॉमर्स के थ्रू एक्सपोर्ट करेंगे। ये बात 2016-2017 की है कि हम लोग उनसे ऑफिस में मिलने गए और उनको हमने समझाया कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कैसे होता है, यूएस मार्केट आप कैसे बेच सकते हैं। तो उनका ऐसा मानना था कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो साल भी 50,000 बैन 1 लाख वॉलेट्स ऐसा आराम से बेच लेता हूँ ऑफलाइन के अंदर, तो मुझे इसका शायद रिक्वायरमेंट नहीं है। पर मैंने उनको समझाया कि आपका खुद का ब्रांड आप ट्राई करिए। मेरा उसका एट टारगेट खासी कह रहे थे लोग को दोनों आपका के साथ में। और उस टाइम पे उन्होंने बोला कि ठीक है चलिए 5 लाख रुपए के साथ एक छोटा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए हो जाएगा, हम ट्राई करके देखते हैं, अगर डूब गया तो डूब गया। लेकिन अगर आप आज उनसे बात करें और मतलब आज की डेट में, मतलब पिछले 7 से 8 सालों में उन्होंने जब ई कॉमर्स अपना स्टार्ट किया था एक्सपोर्ट, आज के डेट में उनका ऑलमोस्ट 50% धंधा अमेजोन के थ्रू हो रहा है ई कॉमर्स में यूएस में। उन्होंने 3 ब्रांड अपने बनाए अमेजोन के ऊपर, वॉलेट के, बेल्ट्स के, बैग्स के। उन्होंने मल्टीपल कैटेगरीज ऐड किए। उन्होंने यूरोप के अंदर अमेजोन पे अपना काम चालू किया। उन्होंने मल्टीपल कंट्री में अपना अमेजोन के ऊपर काम चालू किया। तकरीबन 1 साल में वो 40 से 50 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ अमेजोन पे कर पा रहे हैं आज की डेट। जो उन्होंने 7 से 8 साल पहले 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, ये सोच के वे डूब गए। हाँ, मतलब उनको तो लगा ही नहीं था कि कुछ नहीं मिलेगा एंड अब 50% बिजनेस अमेजोन। 50% अमेजोन से उनका बिजनेस आ रहा है आज की डेट में। दैट्स ग्रेट सर। अब सर थोड़ा एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट करते हैं, एक्सपोर्टर मिथ वर्सेस रियलिटी का। तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूँगा आपको और विथ रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स, और आपको बताना है कि ये मिथ है या रियलिटी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स ईजी मनी है, बस प्रोडक्ट लिस्ट करो और ऑर्डर्स आने लगते हैं। सबसे बड़ा मिथ है। कोई भी एक्सपोर्टर या कोई भी सेलर अगर इंडिया से आज की डेट में प्रोडक्ट लिस्ट करके सोचता है कि पैसा तुरंत बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पेशेंस चाहिए, आपको सही तरीके का गाइडेंस चाहिए, आपको सही प्रोडक्ट चाहिए, सही प्राइसिंग चाहिए, आपको सही कैटलॉगिंग चाहिए और सही मार्गदर्शक चाहिए जो आपको इस पर्टिकुलर जर्नी में हेल्प करता है। अगर अमेजोन पर सेल कर रहे हैं तो लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशन की टेंशन नहीं होती है। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि लॉजिस्टिक्स की आपको आज की डेट में टेंशन उतनी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में अमेजोन की जो टाइप्स हैं या बाकी किसी भी मार्केट प्लेस के टाइप्स हैं, इंडस्ट्री काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है और आज की डेट में आपको इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है, डॉक्यूमेंटेशन का, प्राइसिंग का, तो इसके लिए आपको टेंशन का जरूरत नहीं। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती। ये थोड़ा-सा मिथ है और थोड़ा-सा सही भी है कि आपको स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा कैपिटल का आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको ग्रो करना है तो उसके लिए आपको कैपिटल डेफिनेटली लगेगा। शुरुआत के लिए अगर आपको ट्राई करना है कि ये मॉडल कैसे काम करता है, इसमें आप कुछ मुनाफ़ा कमा भी सकते हो, नहीं कमा सकते हो, तो आप इसको ट्राई एक लिमिटेड कैपिटल के साथ कर सकते हो, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि 5 लाख रुपए के आसपास के कैपिटल से आप आज की डेट में भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। जिसमें मेजर खर्चा आपका इन्वेंट्री, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, कैटलॉगिंग, इन 4 डायरेक्शंस में ही जाएगा। और इसके बाद में जब आपको ग्रो करना है, क्योंकि 5 लाख रुपए से आप स्टार्ट करके सीख सकते हो, पर ग्रो करना है तो उसके लिए आपको कैपिटल डेफिनेटली एक्स्ट्रा लगेगी। इंडिया का ऑलमोस्ट कोई भी प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में सेल हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। इंडिया आज की डेट में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, दैट मैन्युफैक्चरिंग इज़ फॉर द वर्ल्ड। नई नई कैटेगरीज इवॉल्व हो रही हैं पिछले कुछ सालों में, जो आज तक हम लोग एक्सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे, वो कैटेगरीज के अंदर भी आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी सोच पा रहे हैं कि हम लोग इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे और कर भी रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कैटेगरी आज की डेट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ई कॉमर्स के थ्रू कुछ कैटेगरीज का पॉसिबिलिटी होना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ फर्नीचर का, तो ई कॉमर्स के थ्रू हैवी बल्कि प्रोडक्ट्स हुए या फिर आपको कोई रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट हुआ, तो वो सब चीज़ों का एक्सपोर्ट थोड़ा सा मुश्किल है। बट अगर कोई भी रिटेलेबल एक्सपोर्ट आपकी बात करें आज की डेट में, जो चीज़ आप ऑफलाइन में रिटेल कर सकते हैं, वो आप ई कॉमर्स पर सेल करते हैं। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ये बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन ये बात सही तब है जब आपने एक बार ये प्रूव कर लिया कि आपका प्रोडक्ट अच्छा रहे। जब तक कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहली बार पहुंचा ही नहीं, तो कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट अच्छा है। तो उसके लिए आपको मार्केटिंग करना पड़े। शुरुआत में जब भी आप एक नया प्रोडक्ट अमेज़न पे या वॉलमार्ट पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करेंगे, तो आपको शुरुआत में उस पर ट्रैफिक लेके आना पड़ेगा। एक बार कुछ कस्टमर जब उसको ट्राई किया, उसके ऊपर आपके पॉजिटिव रिव्यूज़ आए, जब उसका रैंकिंग बिल्ड हो गया,
तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब कस्टमर्स खुद से आएंगे, बट तब भी आपको मार्केटिंग जारी रखना चाहिए क्योंकि आपको हमेशा नए कस्टमर्स को रीच आउट करना है। तो मुझे लगता है कि मिथ है कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो खुद से ही बिक जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको मार्केटिंग करना हो। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही है। जी। अब ई कॉमर्स में कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा प्लेटफॉर्म सही है, उसके बारे में अगर कुछ आप बता सकें। सो एक्सपोर्ट करने के लिए ई कॉमर्स में आज की डेट में इंडिया से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, उसमें 5 से 6 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें अमेजोन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑफ कोर्स। उसके बाद में वॉलमार्ट, ईबे, टारगेट, एटसी, नून, मीशो इंडिया में ही अभी तक लिस्टेड है। तो बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं। नून जैसे दुबई के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जूम जो रशिया के लिए काफ़ी पॉपुलर है। ये सब मार्केट्स में इंडिया से आज की डेट में सेलर्स को एक्वायर कर रहा है बाय द वे। अच्छा। जो कि यार ये बहुत पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री भी इवॉल्व हुई है कि बाकी कंट्रीज़ के जो मार्केट्स हैं, मार्केट प्लेसेस, वो भी इंडिया के थ्रू प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, तो इनके भी टीम्स और इनका भी सपोर्ट आजकल इंडिया से मिलने लगा रही है लोगों को। रशिया के लिए क्या बोला आपने? जूम, जी डबल वन जूम। जूम एंड जी। दुबई। दुबई के लिए नून, नून। और अमेज़न तो है ही है दुबई में। तो ये सारी मार्केट्स जो हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कौन-सा है, वो किस मार्केट प्लेस के लिए, किस कंट्री के लिए सूटेबल है, उसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या है, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें देखकर मेरा रिकमेंडेशन तो हमेशा ये लगा कि एक मार्केट प्लेस, एक कंट्री से आप चालू करो, समझो, सीखो, उसके बाद आपको सक्सेस मिलती है तो आप एक्सपैंड करो। ओके। बट इसमें से भी जैसे अमेज़न है, वॉलमार्ट है, इनके क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं? मतलब कैसे कोई डिसाइड करे कि हमें किस प्लेटफ़ॉर्म से शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर या सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म यूएस के अंदर ई कॉमर्स का अमेज़न है, और अमेज़न का सपोर्ट टीम भी इंडिया में काफ़ी बड़ा है आज की डेट में, और काफ़ी इवॉल्व हो चुका है। जिस टीम का मैं खुद भी पार्ट था, तो मैं उसके लिए तो हमेशा बहुत कर का ही करूँगा, क्योंकि उस टीम में आपको गाइडेंस काफ़ी अच्छा मिल सकता है, आपको सपोर्ट मिल सकता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। और अमेज़न सबसे बड़ा मार्केट है तो ईज़ी भी हो जाता है सेलर को डेटा ढूँढ पाना कि क्या बिकता है, क्या नहीं बिक रहा है, किस तरीके का गाइडेंस, बस ये सब अवेलेबल है आज की डेट में। अमेज़न इसीलिए कि प्रेफर्ड पार्टनर सेलेक्ट के लिए पहला प्रेफर्ड पार्टनर से बन जा रहा है, क्योंकि इंडिया में लोग अमेज़न पे जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर उनको यूएस में लिस्टिंग करना है तो उसके लिए बहुत ईजी सिंपल प्रोसेस है। उनके रिव्यूज़ की इनफैक्ट इंडिया के जो रिव्यूज़ हैं वो यूएस पे चले जाते हैं। अच्छा। बहुत सारे सेलर्स को भी ये बात पता नहीं होती है, अभी हमारी कॉन्वर्सेशन में बात आई, लेकिन बहुत सारे सेलर्स कभी-कभी गलती कर देते हैं कि पूरा नया कैटलॉग यूएस में अपलोड कर देते हैं, जबकि इंडिया में उनके हज़ारों रिव्यूज़ हैं। तो वो रिव्यूज़ वहाँ से माइग्रेट नहीं होते हैं। तो अगर आप अमेज़न टीम का सपोर्ट लेंगे या हम जैसे कंसल्टेंट्स का सपोर्ट लेंगे, हम आपको बता सकते हैं कि सब तरीक़ों से आपको कैसे काम करना है ताकि आपका इस तरीके के चैलेंजेस आपको ना आए। तो उसके बाद में जो बाकी के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वॉलमार्ट, ईबे, इनके ऊपर अगेन दीज़ आर प्लेटफ़ॉर्म्स जहाँ पे हर तरीके का प्रोडक्ट बिकता है। ईबे थोड़ा-सा ज्वेलरी की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है, या एंटीज़ की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है, या डेकोर की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है। वहाँ भी ये कैटेगरीज़ काफ़ी अच्छा पिक होती हैं। वॉलमार्ट अगेन एक एवरीडे स्टोर है, जैसे कि अमेज़न है, तो जो प्रोडक्ट्स अमेज़न पे बिकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर पैक प्रोडक्ट्स वॉलमार्ट में बिकते हैं। और गुड पार्ट इज़ वॉलमार्ट की भी इंडिया में काफ़ी बड़ी टीम है जो एक्सपोर्ट्स के लिए सपोर्ट कर रही है सेलर्स को। वो टीम भी काफ़ी एक वेल इक्विप्ड है सेलर्स को इन एंड टू एंड सपोर्ट करने के लिए। साथ ही ईबे के साथ ही एक ही सेम चीज़ है। तो अगर इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको जुड़ना है तो यहाँ पे इंडिया में सपोर्ट काफ़ी अच्छा है आज की डेट में। अब इसके बाद जो आपकी टीम्स हैं, एटसी हुआ, या आपका एटसी में ज़्यादा होममेड है या हैंडी क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम और हैंडमेड, जो इंडिया का भी काफ़ी अच्छा सेगमेंट हैंडमेड प्रोडक्ट्स, फेरन्स हुआ, कारपेट्स हुआ, डेकोर हुआ, ये सब एटसी पे काफ़ी अच्छा जाता है। इसके अलावा टारगेट.com है, थोड़ा-सा प्रीमियम मार्केट प्लेस है। टारगेट के लिए आपको यूएस एंटिटी का की ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे लिस्ट करने के लिए, तो उसका प्रोसेस थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इंडियन सेलर्स के लिए। पर जो लोग पहले से अमेज़न या वॉलमार्ट पे बेच रहे हैं, उनको टारगेट पे भी जाना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा खासा प्लेटफ़ॉर्म है। और अब यूएस में टिकटॉक भी काफ़ी बड़ा चैनल उभर के आ रहा है आज की डेट में सेलिंग के लिए। अभी तक टिकटॉक वीडियोज़ को हमने सिर्फ अपने कंटेंट या एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया है। बट पिछले कुछ समय में टिकटॉक शॉप काफ़ी बड़ा मार्केट बन चुका है अमेज़न के बाद यूएस के अंदर। तो टिकटॉक के ऊपर भी आज इंडियन सेलर्स काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट्स अपने बेच पा रहे हैं। जनरली ब्यूटी, पर्सनल केयर और जो आपके सप्लीमेंट्स, इस तरीके की कैटेगरीज़ हैं, अपैरल कैटेगरी, इन पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सर आपने ऐसे-ऐसे नाम बताए जो अभी तक मैंने तो सुने। थैंक यू फॉर दैट सर। जी। अब जैसे आपने सपोर्ट की बात की कि ये प्लेटफ़ॉर्म सपोर्ट देते, तो एक लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई एक प्लेटफ़ॉर्म में हम एनरोल कर लिया तो सारा काम वो प्लेटफ़ॉर्म को ही करना है, हमको कुछ नहीं करना है। तो क्या एग्ज़ैक्टली काम प्लेटफ़ॉर्म करता है और क्या काम
एक्सपोर्टर को करना है? और देखिए ये भी उम्मीद है कि आपने एक बार लिस्टिंग कर दिया और उसके बाद में अमेज़न या वॉलमार्ट या कोई भी टीम आपका काम आपके बिहाफ़ पे कर देगी। धंधा बनाना इतना आसान नहीं है, पैसा बनाना इतना आसान नहीं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे। अगर आप दुकान भी अगर तो बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ग्राहक खुद से चल के आपके पास आए। आपको उसका लोकेशन ढूँढना है, आपको उसका मार्केटिंग करना है, आपको प्रोडक्ट करना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद को करनी है। तो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आज की डेट में आप जब प्रोडक्ट का लिस्टिंग करते हैं तो ये सारी जो टीम्स हैं ये इनेबलर्स का काम करते हैं। आपको इनेबल कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि इस तरह का कंटेंट ज़्यादा अच्छा चलेगा, इस तरह का प्राइसिंग बेटर वर्क करता है, इस तरह का लॉजिस्टिक्स पार्टनर आप चुनिए कि आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा, ईज़ी हो जाएगा आपके लिए प्रोसेस। इस तरीके से आप मार्केटिंग करिए तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच पाएगा। ये टीम्स जो हैं आपको हेल्प करेगी गाइड करने के लिए, बट इवेंचुअली आपका प्रोडक्ट सही प्रोक्योरमेंट आपकी ज़िम्मेदारी है। आपको मार्केटिंग के ऊपर फॉलो करना आपकी ज़िम्मेदारी है। पैकेजिंग सही तरीके से करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपने इंडिया से तो प्रोडक्ट ऐसा भेजा, तो यूएस में जाते-जाते उसका पैकेजिंग ही फट गया, तो कस्टमर डिलीवरी फिर कर देंगी, तो अमेज़न भी कुछ नहीं कर पाएगा, ना तो भाई अब्बा भी कुछ कर पाएगा उस केस में। तो बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सेलर के ऊपर ही रहता है। सही तरीके का कैटलॉगिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे लॉजिस्टिक्स पार्टनर को चुनना हो, ये सारे डिसीजन सेलर ही लेता है, चाहे वो प्राइसिंग ही क्यों ना हो। अमेज़न कभी भी या वॉलमार्ट कभी भी मैंडेट नहीं करता कि आप उसी प्राइस पे इस प्रोडक्ट को बेचो। हमेशा आपके पास ऑप्शन रहता है, लेकिन क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स के पास भी डेटा है कि इस प्रोडक्ट को इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेगा, तो वो चीज़ ये आपको हेल्प कर सकता है। वो रेकमेंड कर सकते हैं, कभी भी फोर्स नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप रिकमेंडेड प्राइस से 2 गुना प्राइस चार्ज करने का कोशिश करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा वहाँ पर। ये लोग आपको इंसाइट्स दे सकते हैं, बट डिसीजन मेकिंग आपका ही रहेगा, एफर्ट आपका ही रहेगा। और डेली लेवल पे आपको ही इस बिज़नेस को मैनेज करना है, क्योंकि डेली अगर चाहे वो ऑर्डर शिप करना हो, चाहे वो प्राइसिंग चेंज करना हो, चाहे मार्केटिंग करना हो, गाइडेंस आपको हमेशा मिलता रहेगा, बट डिसीजन मेकिंग और जो एग्जीक्यूशन है वो आपके आप। और लॉजिस्टिक्स का पार्ट जो है वो अमेज़न या दूसरे मार्केट प्लेसेस हैंडल करती है कि वो भी फिर एक्सपोर्टर को ही हैंडल करना है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। तो मार्केट प्लेसेस आज की डेट में काफ़ी हद तक इवॉल्व हुए हैं, इन्होंने पार्टनर से इकोसिस्टम को भी डीप इवॉल्व किया है। इसमें लॉजिस्टिक्स सबसे बड़ा प्लेयर एक्चुअली है इस इकोसिस्टम का। और लॉजिस्टिक्स के अंदर अमेज़न, वॉलमार्ट, ईबे आज की डेट में हर कंपनी के टाई अप्स हैं लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स के साथ। अच्छा। तो अगर आपको खुद से कोई भी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर यूज़ करना है, ये लोग आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप मार्केट में किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रेफरेंशियल प्राइसिंग चाहिए, अगर आप पहली बार ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बेटर रहेगा कि आप जो इनके साथ टाइड अप प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके थ्रू आप एक्सपोर्ट चालू करिए, उनके लॉजिस्टिक्स करिए, क्योंकि उन लोगों को एग्जैक्टली पता है कि क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, उनको एग्जैक्टली पता है कि अमेज़न में बाउंडिंग कैसे होगा, उनको एग्जैक्टली पता है कि इम्पोर्टर ऑन रिकॉर्ड कैसे लेके आना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें उन पार्टनर्स को पता है, तो सर से काफ़ी ईज़ी है। मीन पेमेंट्स हो चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक इन प्लेटफॉर्म ने सॉल्व कर दी। तो मतलब अमेज़न लॉजिस्टिक्स की ज़िम्मेदारी नहीं लेता, वो बताता है कि ये भाई ये 5 पार्टनर्स हैं हमारे पास, आप इनसे बात कर लो, जो आपको जमता होगा आप उससे काम। बेस्ट। तो अमेज़न का एक सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क है, जिसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क के अंदर आपके कैटलॉगिंग के भी जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, आपके जो कंप्लायंस के हैं वो भी पार्टनर जुड़े हुए हैं, लॉजिस्टिक्स के पार्टनर जुड़े हुए हैं, पेमेंट के पार्टनर जुड़े हुए हैं। तो आपको आज की डेट में कोई भी सपोर्ट सिस्टम अगर चाहिए, तो आप अमेज़न के सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसको हम एसपीएन भी बोलते हैं। उस वेबसाइट पे आपको हर तरीके का सर्विस प्रोवाइडर मिल जाए, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट हो। ओके। और सर ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं उनमें ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस कैसे होता है? मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कुछ सर्टिफ़िकेशंस लगते हैं, कितना टाइम लगता है ऑनबोर्डिंग में, ईज़ी है, डिफ़िकल्ट है? ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म थोड़ा-सा डिफ़र करता है। कुछ-कुछ केसेज़ में अमेज़न और वॉलमार्ट बहुत सिमिलर हैं जो ऑनबोर्डिंग या ईबे वगैरह प्लेटफॉर्म्स में, क्योंकि सिमिलर डॉक्यूमेंटेशन ये लोग माँगते हैं, जिसके लिए एक आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन माँगते हैं। उसके अलावा आपका केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स, जो भी ब्रांड ओनर या कंपनी ओनर है उनके डॉक्यूमेंट्स लगे। बैंक स्टेटमेंट लगता है साथ ही में फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड द कंपनी। तो 3 से 4 डॉक्यूमेंट लगते हैं। एक क्रेडिट कार्ड लगता है, जिसके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना जर्नी। इसके अलावा जब आपको एक्सपोर्ट करना है या आपका पहला ऑर्डर आता है, तो उसके लिए आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए, जिसके थ्रू आप एक्सपोर्ट कर पाएँ। एडी कोड होना चाहिए, जिसके थ्रू आप बैंक में पेमेंट्स ले पाएँ अपने एक्सपोर्ट के रिलेटेड। तो प्रोसेस उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसमें से 2-3 डॉक्यूमेंट्स हमेशा अतः के पास रहते ही हैं, और जो बाकी के 1-2 डॉक्यूमेंट्स हैं, मॉम को भी काफ़ी सरल बना दिया है। उनके पोर्टल्स हैं या कंप्लायंस पार्टनर्स हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए प्रिपेयर करवा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स के बाद जो ऑनबोर्डिंग है, कभी कितना टाइम लगता है लाइव होने के लिए? हाँ, तो ऑनबोर्डिंग का पार्ट आसान है। यहाँ तक आपका एफर्ट सिर्फ था डॉक्यूमेंट अपलोड करना, अपना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसके बाद में जो टाइम लगता है वो लगता है मेक कैटलॉगिंग बनाने में।
क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इंडिया का कैटलॉग एज इट इज़ डाल देंगे जैसे, तो वो पूरा भी नहीं चल पाएगा और हमें चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। तो उसके अंदर चेंजेस करने में सेलर्स को तकरीबन 1 से 2 महीने का समय लगता है। अगर उनको किसी नए प्रोडक्ट का कैटलॉग कराना है उसमें भी तकरीबन 1 से 2 महीने का समय लग जाता है। और उसके बाद अगर आप फुलफिलमेंट सर्विसेज अमेज़न की यूज़ कर रहे हैं या वॉलमार्ट की यूज़ कर रहे हैं, आप बल्क में इंडिया से प्रोडक्ट यूएस या यूरोप के किसी भी कंट्री में रखवा रहे हैं और वहाँ से आप चाहते हैं कि लास्ट माइल की डिलीवरी अमेज़न या वॉलमार्ट करे, तो उसके लिए आपको बल्क शिपमेंट भेजना है। अब वो अगर आप एयर से भेजेंगे तो आप 10 से 15 दिन एयर शिपमेंट का जोड़ लीजिए, सी से भेजेंगे तो आप 45 से 60 दिन सी शिपमेंट का जोड़ लीजिए। तो तकरीबन ये प्रोसेस मैं बोलूँगा 2 से लेके 4 महीने के बीच का प्रोसेस रहता है। जनरली एवरेज में 3 महीना आप मान के चलिए, अगर आप आज सोच रहे हैं कि मुझे कुछ बेचना है, तो 3 महीने के बाद तक आप वो स्टार्ट कर पाएँ। स्टार्ट कर। आपने ये जो सर बल्क शिपिंग की बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा और एलैबोरेट करेंगे क्या एग्जैक्टली है? तो जब आप अमेज़न या वॉलमार्ट पे आप फिलिंग स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप एक-एक करके भी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचा सकते हैं, या फिर आप बल्क में अपने शिपमेंट को कस्टमर्स की जगह अमेज़न या वॉलमार्ट के वो वेयरहाउस में रखवाएँ और वहाँ वेयरहाउस से जब-जब ऑर्डर आएगा, ये लोग आपके प्रोडक्ट को लास्ट माइल डिलीवर कर देंगे। तो उस केस में सेलर का भी बेनिफिट भी है और कस्टमर का भी बेनिफिट है। सेलर का बेनिफिट क्या है कि उनका एक साथ में जब प्रोडक्ट इंडिया से शिपिंग होके जाएगा तो उनको काफ़ी सस्ता पड़ता है लॉजिस्टिक्स। क्योंकि अगर आप यहाँ से अगर आज आप एक आप सोचें कि मैं एक फ़ोन कवर भी यूएस भेजूँ, तो उसके लिए भी आपका मिनिमम टू मिनिमम $7-8 का खर्चा तो सिर्फ फ़ोन कवर भेजने का आ जाएगा, एक सिंगल शिपिंग अगर आप करते हैं। लेकिन अगर आप 500 फ़ोन कवर या 1000 फ़ोन कवर एक साथ वेयरहाउस में यूएस में भेजेंगे, तो आपका पर फ़ोन कवर का जो शिपिंग कॉस्ट आएगा वो $1 से भी कम आएगा। तो आपका जो मेन मार्जिन आपका बच जाता है कि अब बल्क शिपिंग के अंदर आपका काफ़ी मार्जिन बच जाता है सेलर्स के भी। अब इसके अलावा कस्टमर्स को क्या फ़ायदा होता है कि जब प्रोडक्ट आपका यूएस में रखा हुआ है, तो विदिन 1 टू 2 डेज़ वो कस्टमर के घर तक पहुंच जा रहा है। जबकि अगर आप इंडिया के सेम प्रोडक्ट को भेजेंगे, एक्सपेडाइट शिपिंग भी करेंगे, तो भी आप 4 के 5, 7-8 दिन तो लगेंगे ही लगेगा उसको पहुँचाने में। तो जनरली हम सेलर्स को ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपने कुछ प्रोडक्ट यूएस में रखवाइए या मिडल ईस्ट जहाँ भी आप बेच रहे हो वहाँ पर रखवाइए, ताकि कस्टमर्स को फ्री शिपिंग और खुद डिलीवरी मिल पाए, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ऑर्डर कर पाएँ। इंडिया में तो आप जानते हैं कि आज की डेट में हम लोग 15 मिनट ही वेट करने के लिए रखते हैं उसे, कि भाई हमें अभी प्रोडक्ट अपना 15 मिनट में चाहिए। लेकिन अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि मैं इंडिया से भेजूँगा और यूएस वाला 15 दिन मेरे लिए वेट कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। तो बेटर अनलेस एंड अनटिल आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो बहुत ही यूनिक है, जो बहुत ही पर्सनलाइज़ है। अगर आप बात करेंगे जैसे कैटेगरी हम लोग रन करते थे एंगेजमेंट रिंग्स का कैटेगरी, ज्वेलरी कैटेगरी। अब किसी को अगर अपना एंगेजमेंट रिंग बनवाना है तो उसको अपने हिसाब से डायमंड का पॉलिश चाहिए, उसको अपने हिसाब से अपना साइज़ चाहिए, कलर चाहिए, तो वो बंदा 15 दिन भी वेट करेगा। लेकिन अगर आप बात करें कि मेरे को एक बेडशीट खरीदना है, उसके लिए कोई 15 दिन वेट नहीं करेगा। तो कैटेगरी टू कैटेगरी आपको उस हिसाब से अपने शिपिंग को प्लान करना चाहिए और बल्क शिपिंग में जाइए अगर आपका प्रोडक्ट जेनेरिक है या उसमें बहुत कॉम्पिटिशन है। और सर प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग एक डाउट ये भी आता है कि ज़्यादा पैसा प्लेटफॉर्म्स ही कमा रही है और जो सेलर्स हैं उनको बहुत ही कम मिल रहा है। तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और जनरली ओवरऑल भी अगर मैं आपको पूछूं तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में प्रोडक्ट का मार्जिन ठीक ठाक निकल के आता है या क्या? हाउ हाउ डज इट पॉस? ये तो आप कुछ आपने मुझे दुविधा में डाल दिया है कि मैं इसका सीधे तरीके से जवाब देना मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कोई भी प्लेटफॉर्म जब आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए उस प्लेटफॉर्म को ट्रैफिक लेके आना है, उसके लिए उसका एक कॉस्ट है। उस प्लेटफॉर्म को इंजीनियर्स को पे करना है ताकि वो प्लेटफॉर्म रोबस्ट तरीके से चले। उनको वेयरहाउस पूरे को मैनेज करना है, वेयरहाउसिंग के लिए स्पेस चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए, उनको इंडिया के अंदर टीम भी चाहिए, उनको सारी चीज़ें जो है उनका कॉस्ट भी रिकवर करना है। अगर बाहर से देखें तो डेफिनेटली प्लेटफॉर्म एक मेजर चंक ऑफ द ओवरऑल सेल लेके जाएगा। तकरीबन कई केसेस में वो 50% के आसपास भी वो अमाउंट बन जाता है, जिसके अंदर आपकी रेफरल फीस, मार्केटिंग फीस, लास्ट माइल शिपिंग फीस, ये सारी फीस इंक्लूड करके ऑलमोस्ट 50% के आसपास सेलर के हाथ से निकल जाता है। पर अगर मैं बात करूँ उसके बाद भी अगर कोई प्रोडक्ट आप आज की डेट में इंडिया में बना रहे हो, यूएस से किसी भी कंट्री में, बाहर की कंट्री में बेचने का सोच रहे हैं, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका सेलिंग प्राइस है तकरीबन वो 5 गुना होता है। अगर मैं बात करूँ जो इंडिया में हम लोग बेडशीट अगर कुछ 500 रुपये का यहाँ पे बना रहे हैं, तो वो हम यूएस में 2500 रुपये का ही बेचते हैं आज की डेट में भी। और वही हम लोग गाइड भी करते हैं सेलर्स को कि आप कोई प्रोडक्ट अगर यहाँ पे बना रहे हैं एक्स अमाउंट में, तो उसका 5x के आसपास आपका प्राइसिंग होना चाहिए, तभी आपका प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आएगा। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप एक्स का बना रहे हैं और 5x का बेच रहे हैं, तो तकरीबन उसमें से 3x का जो वॉल्यूम है वो अमेज़न है, वॉलमार्ट या मार्केटिंग कहीं ना कहीं आपका निकल जाएगा। रिटर्न कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट है, आपका स्टोरेज कॉस्ट है, बहुत सारे कॉस्ट हैं इसके अंदर।
तो आपका जब 2x आपको मिलेगा, उसमें से 1x का आपने प्रोडक्ट बनाया था और बाकी आपने इंडिया से वो शिपिंग किया था। लेकिन अगर आप सोचें कि मैंने इंडिया में 500 रुपये का बेडशीट बनाया, 2500 रुपये का बेचा, तो उसके अंदर आपका अगर 1500 रुपये कट भी है तो भी आपको 1000 रुपये तो मिल रहा है। आपका अगर 500 रुपये का प्रोडक्ट बना और उसके ऊपर आपको 250-300 रुपये भी आपको अगर मार्जिन निकल के आए, मैं हमेशा ये बोलूँगा कि जो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, वो आपने 500 रुपये का अगर इन्वेस्टमेंट किया, उसके अगर ऊपर आपको 250 रुपये भी मिले, तो आपको एक तरीके से 50% का मुनाफा हुआ, जो आपको इंडिया में शायद नहीं होता। लेकिन बहुत बार क्या है ना, सेलर कैलकुलेट करते हैं कि मैंने 2500 का बेचा, मेरे को 250 का मुनाफा हुआ, मेरे को 10% ही बचा। वो भी एक तरीका सही है देखने के लिए कि आपके ओवरऑल रेवेन्यू का आपने 10% बचाया, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट था उसका आपने 50% बचाया। ऐसे कितने मॉडल्स होंगे या बिजनेसेस होंगे जिसमें आपने जो इन्वेस्ट किया उस पर 50% घुमा सकते हो, बहुत मुश्किल है। तो उस तरीके से देखा जाए कि आप किस नज़रिए से इस मॉडल को देखते हैं। प्लेटफॉर्म डेफिनेटली चार्ज करते हैं, अपने सर्विसेज के लिए चार्ज करते हैं, बट वो बहुत ट्रांसपेरेंट भी हैं। पहले से आपको बता के रखते हैं कि ये चार्ज इस चीज़ का है। अगर आपको सारे चार्जेस का आइडिया नहीं है तो इसके बारे में पढ़िए, कंसल्टेंट से राय लीजिए कि क्या क्या इसके अंदर चार्जेस हैं, ताकि आप अपनी प्राइसिंग में उन सबको बेकिंग करें। बहुत बार क्या होता है, सेलर्स को चार्जेस ही नहीं पता हो क्या, वो तब तक कंडीशन लिखा हुआ आता है, वो सीधा टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो जब उनके वो चार्जेस कटते हैं तब उनको समझ में आता है कि मेरा तो प्राइसिंग ही गलत था। वो यहाँ के 100 रुपये के प्रोडक्ट को वहाँ पे 300 रुपये का बेच रहे हैं। अब वहाँ पे शिपिंग कॉस्ट से 300 रुपये लग रहा है उस प्रोडक्ट का। तो हम लोग हमेशा रिकमेंड भी ये करते हैं कि एटलीस्ट अभी आप प्रोडक्ट इंडिया से सेल कर रहे हैं, जैसे यूएस मार्केट पे ही मैं बार बार बात करूँ क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट है वो, तो अगर कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो एटलीस्ट $20 का उसका एक सेलिंग प्राइस होना चाहिए उस प्रोडक्ट का। अगर वो $20 का भी नहीं तो आपका शिपिंग कॉस्ट निकालना, मार्केटिंग कॉस्ट निकालना, बाकी की कॉस्ट निकालना बहुत डिफिकल्ट है उस केस में। अब अगर आप कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाना है तो बोलूँगा आप 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन कॉम्बो बना के बेचिए, ताकि आप उसको $20 का बेच पाएँ। रादर देन आप सिंगल प्रोडक्ट $10 का बेचेंगे तो आपको उसमें फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट सेम। आप आज के डेट में मानिए एक रुमाल बना रहे हैं इंडिया में और उसको आप 100 रुपये का बना रहे हैं, तो आप वो एक रुमाल भेजेंगे कस्टमर तक तो भी उतना ही लगने वाला है शिपिंग कॉस्ट। अगर अमेजोन उसका 4 का कॉम्बो बना के बेच रहे तो भी उतना ही लगने वाला है। जब आपकी शिपिंग कॉस्ट फिक्स हो गई है तो आपको एटलीस्ट वो वैल्यू फॉर मनी कस्टमर को देंगे तो आपका सेल बेटर आएगा। सर अब एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट करते हैं जिसका नाम है एक्सपोर्ट रियलिटी चेक। फर्स्ट है राइट प्रोडक्ट फाइंड करना। आई वुड रेट इट 8 आउट ऑफ 10। 8 ऑफ। यस। फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्डर लाना। 3 आउट ऑफ 10। पहला ऑर्डर लाना आसान है, लेकिन उसको क्वान्टिफ्यू करके मोमेंटम बनाना मुश्किल है। लॉजिस्टिक्स मैनेज करना। ईजी है। रेटिंग। रेटिंग 4 आउट ऑफ 10, क्योंकि थोड़े डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और थोड़ा सपोर्ट भी मिलता है। कंप्लायंस और रेगुलेशंस। कंप्लायंस और रेगुलेशंस आई वुड रेट 6 आउट ऑफ 10। अगेन आपको सपोर्ट मिलता है, बट अगर आप कैटेगरी ऐसी चूज़ करते हैं जिसमें कंप्लायंसेस हैवी हैं, लाइक कोई स्किन केयर है या कोई ग्रॉसरी आइटम है या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, उसमें कंप्लायंसेस ज़्यादा हैं। अगर आप टेक्सटाइल्स, होम डेकोर चूज़ करते हैं तो उसमें कंप्लायंसेस का इतना रोल नहीं है, तो उसमें 2 आउट ऑफ 10। इंटरनेशनल स्केल अचीव करना। 9 आउट ऑफ 10। अभी स्केल अचीव करने में आपको सारी चीज़ों को सही तरीके से करना होगा, सस्टेनेबल तरीके से आपको ग्रो करना होगा, आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर भी काम करना होगा, आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना होगा, आपको टीम बिल्ड करनी होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें सही करनी होगी, तभी जो है वो 15% या 20% लोग इसको सक्सेसफुली कर पाते हैं। अच्छा, मतलब स्केल करना है kind of। स्केल करना डिफिकल्ट है क्योंकि आपको सारी चीज़ें सही करनी होंगी, और एक चीज़ भी अगर आपकी मिसिंग है तो आपको वो स्केल नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हैं। सर प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करते हैं अभी। श्योर। तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं और क्यों? ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट, हर तरीके का प्रोडक्ट इंडिया से, जैसे हमने पहले बात किया कि रिटेल अगर कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो सकता है और इंडिया में बनता है जो खासकर, उन प्रोडक्ट्स पे हम हमेशा रेकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आप वही प्रोडक्ट करिए जो इंडिया में जो बन सकता है और जो प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है बाहर की मार्केट्स में। तो अगर मैं इंडिया के कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की बात करूँ तो इंडिया में टेक्सटाइल्स, कॉटन टेक्सटाइल्स काफ़ी बड़ा मार्केट है जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है यूएस, यूरोप, अदर कंट्रीज़ के अंदर। हम लेदर का बात करें तो लेदर बैग्स, वॉलेट्स, ये सब प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से। रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने देखा है कि काफ़ी सारे टॉय ब्रांड्स, स्टेम टॉयज़ स्पेसिफिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो लर्निंग वाला जो सेगमेंट है। और इसके अलावा इंडिया पर ब्यूटी, पर्सनल केयर और हेल्थ सप्लीमेंट्स वगैरह जो कैटेगरीज हैं, फेशियल ऑयल्स हैं, इत्र हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं बाहर की मार्केट्स में। और ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया से आज की डेट में यूएस में लोग सक्सेसफुल तरीके से ऑपरेट भी कर रहे हैं। ओके। तो प्रोडक्ट्स यानी कि आप कह रहे हैं कि जो इंडिया में ओरिजिनेट हो रहे हैं वो, जी। उस पे आपने क्यों फोकस किया है का?
उस पे मैंने फ़ोकस इसीलिए किया क्योंकि हमने पहले जब मैं आपको मैंने बताया कि मैं पिछले 10-11 साल से अमेज़न के साथ जुड़ा रहा हूँ। तो हमने काफ़ी बार ऐसा देखा है कि जो सेलर्स इंडिया में सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे, उनमें से कुछ लोग इंपोर्ट करके चाइना से या किसी और कंट्री से इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट पे बेचते हैं और सक्सेसफुली कर भी पाते हैं। लेकिन अगर वही सेम प्रोडक्ट वो लोग इंडिया इंपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया से फिर वापस एक्सपोर्ट करके यूएस या मिडल ईस्ट या कहीं भी भेज रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिवनेस बीच में चली जाती है। क्योंकि जब उस प्रोडक्ट को उन्होंने इंपोर्ट किया तो उसके लिए उन्होंने लॉजिस्टिक्स का फ़ीस पे किया, उस कंट्री से इंडिया तक लाने का, उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया। अब वही प्रोडक्ट जब कोई चाइना का सेलर डायरेक्टली यूएस में भेजेगा तो ना उनको इंडिया तक लाने का कॉस्ट पड़ा, ना उनको इंडिया तक लाने का ड्यूटी पड़ा, तो ऑटोमेटिकली वो जो है हमसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। और ग्लोबल मार्केट में अगर आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो तो फिर आपका प्रोडक्ट बिकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ओके। और सर किसी बिजनेस का कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो वो डोमेस्टिक में कर रहे हैं, हुँ। तो वो कैसे ई कॉमर्स तक उसको एक्सपोर्ट में लेके जा सकते हैं? तो अगर कोई अपनी प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक में ई-कॉमर्स के ऊपर सक्सेसफुल तरीके से कर रहे हैं, पहला चीज़ मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि आप डेटा देखिए कि उस प्रोडक्ट का कितना डिमांड है बाहर की मार्केट में। आप स्टडी करिए कि जिस प्रोडक्ट को आप बेचने का कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या प्राइस पॉइंट है बाहर की मार्केट, उस प्रोडक्ट में कितना कॉम्पिटिशन है, कितने और लोग सिमिलर तरीके के प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं और कितना बेच पा रहे हैं। आज की डेट में ये सारा डेटा हीलियम 10, जंगल स्काउट जैसे टूल्स में बहुत वाइडली अवेलेबल है। हीलियम 10 और जंगल स्काउट किसके अलावा अमेज़न में भी अगर आप एज अ सेलर रजिस्टर करते हैं, अगर आप ब्रांड आपका कोई है, अगर आपने अमेज़न के साथ में ब्रांड रजिस्ट्री प्रोसेस है जो आपने अगर किया है, तो अमेज़न उन ब्रांड्स को भी काफ़ी सारा डेटा देता है कि कौन से आइटम के अंदर कितनी डिमांड है, कौन सी कैटेगरी कैसे ऑपरेट कर रही है। वो सारा डेटा आज अमेज़न भी सेलर सर्किल के माध्यम से सेलर्स को प्रोवाइड करता है। तो ये सारा डेटा पहले आप देखिए, अगर आपको समझ में आता है जो हमने पहले बात किया कि अगर आपका प्रोडक्ट 5x के मल्टीप्लायर पे बिक सकता है, आपको लग रहा है कि हम ₹200 का आपका प्रोडक्ट है, वो ₹1000 का बिक रहा है फ़ॉरेन की मार्केट में और आपके पास कैपेबिलिटी है उसको सही तरीके से मैन्युफैक्चर करने की, क्वालिटी कंट्रोल करने की और आपका इंटेंट है उसको ग्रो करने के लिए, तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जाना चाहिए। अगर ये सारे फैक्टर्स या तो उसकी डिमांड नहीं है या फिर वो कॉम्पिटिशन उसको बहुत सस्ते में बेच रहा है या आपके पास कोई डिफरेंशिएशन नहीं है उस प्रोडक्ट के अंदर या फिर आपका क्वालिटी जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है वहाँ के मार्केट के लिए, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप दोबारा रिसर्च करिए। लेकिन रिसर्च के साथ जाइए ताकि आपका जो चांसेस और सक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सर आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में एक आध दो कोई प्रोडक्ट आप ऐसे बता सके जो प्रोडक्ट लेवल पे ही फेल हो गए, मतलब प्रोडक्ट की वजह से ही वो आगे बढ़ नहीं पाए, सक्सेस नहीं हो पाए? अ, बिल्कुल, तो यहाँ पर मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं, बट अगर मैं प्रोडक्ट कैटेगरीज़ का बात करूँ जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, हमने एक फर्नीचर का जैसे शुरू में बात किया था। तो फर्नीचर कैटेगरी में भी हमारे पास में पुष्कर, जयपुर ये जो सेगमेंट्स हैं, यहाँ से काफ़ी B2B एक्सपोर्ट होता है। ये बात हमें मतलब मालूम है कि यहाँ से काफ़ी एक्सपोर्ट होता है बाहर की कंट्रीज़ में। बट ये कैटेगरी ई-कॉमर्स में जब हमने लॉन्च किया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि ई-कॉमर्स के थ्रू एक-एक आइटम को इनको भेजने के लिए खर्चा इतना ज़्यादा आ जा रहा है, टाइम इतना ज़्यादा लग जा रहा है कि ये आइटम्स के ऊपर ना तो प्रॉफिट मार्जिन बन पा रहा है, ना कस्टमर तक सही टाइम पे पहुँच रही है, तो रिटर्न भी हाई आ रहा है, कैंसलेशंस आ रहे हैं। तो ये कैटेगरी हमने नहीं हम इसको ठीक से क्रैक कर पाए। तो अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपको देने का सोचूँ तो इंडिया में हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लू पॉटरी। आपको मालूम होगा जयपुर बहुत सारी जगहों पे इंडिया में ये हैंड से पॉटरी, सेरेमिक और ये पॉटरी जो बनता है ब्लू पॉटरी इसको हम बोलते हैं। तो हमारे एक सेलर थे जिन्होंने ब्लू पॉटरी एक्सपोर्ट करने का सोचा, तो जब वो प्रोडक्ट यूएसए कस्टम्स में पहुंचा तो हमें रियलाइज़ हुआ कि उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए कि प्रोडक्ट के अंदर लेड नहीं है। क्योंकि यूएस के अंदर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खाने के लिए जिसके अंदर थाली है, कोई भी ऐसा चीज़ है जिसमें खाना टच हो रहा है, उसके लिए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर लेड हो ही नहीं सकता है, 0%। लेकिन इंडिया में जिस तरीके से उस प्रोडक्ट को बनाया गया उसके अंदर थोड़ा-सा लेड कंटेंट था। हालाँकि 1 से 2% का वो लेड कंटेंट था, लेकिन यूएस ने उस प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करने से मना कर दिया और उस प्रोडक्ट को लॉन्च होने से पहले उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ा। तो ये जो है ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस कभी-कभी आ जाते हैं जब हम लोग सही तरीके से रिसर्च नहीं करते हैं या फिर किसी सेलर ने मान लीजिए एक क्रॉकरी भेजा और वो टूट गया रास्ते में। तो इस तरीके के जो फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेचना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसके अंदर टूटने का डर रहता है क्योंकि ये सारा जो है ना माल जब इंडिया से जाता है तो मल्टीपल फेजेस के थ्रू होके गुजरता है। आपके वेयरहाउस से लेके पहले पोर्ट तक जाएगा, पोर्ट से लेके वो सी के अंदर कोई और उसको लोड करेगा, सी से फिर वहाँ पे अनलोड होगा, कस्टम्स के थ्रू जाएगा, तो इसमें 5 से 6 लेयर्स लग जाते हैं। तो बहुत बार क्या होता है अगर प्रोडक्ट की पैकेजिंग आपने सही तरीके से नहीं की है, तो फिर उसका टूट जाना बहुत ही कॉमन हो जाता है जिसकी वजह से आपकी कस्टमर के रिव्यूज़ ख़राब आ जाते हैं और आप सक्सेसफुली सेल नहीं कर पाते।
और सर जैसे B2B एक्सपोर्ट में होता है कि इंपोर्टिंग कंट्री में एक कस्टम क्लियरेंस का प्रोसीजर होता है, ड्यूटीज़ वगैरह लगती है, तो इन टर्म्स ऑफ ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट वो कैसे होता है? तो ये पर्टिकुलरली वैसे तो कंप्लायंस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसको और मुझसे बेहतर बता पाएंगे, बट यहाँ पर क्या है कि हम लोगों का एक्सपोर्ट कोई भी चाहे B2B में करे चाहे B2C में करे, डॉक्यूमेंटेशन मोर और लेस सेम है, क्योंकि आप कर एक्सपोर्ट ही रहे एट द एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे जो आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है वो भी काफ़ी सिमिलर तरीके का मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स और सारी चीज़ें। तो जब डॉक्यूमेंट्स का मैं अगर बात करूँ तो इस केस में जो हमारे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे डेडिकेटेड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर हैं जो ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए ही सेलर्स को गाइड कर रहे हैं और उनको हेल्प कर रहे हैं आज की डेट में। तो वो लोग आपके लिए इंपोर्टर्स का भी अरेंजमेंट कर देते हैं। वो आपको पहले से बताते हैं कि आपकी इस कैटेगरी के लिए ये 3 डॉक्यूमेंट्स है, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करके रखने हैं, ताकि कल को उनका शिपमेंट कस्टम्स के थ्रू रिजेक्ट ना हो। वो आपको ये बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कितनी ड्यूटी लगेगी, किस कंट्री के अंदर, ताकि आपकी जो ड्यूटी है वो आपके बिहाफ पे कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग अमेज़न के वेयरहाउसिंग में अपॉइंटमेंट भी खुद से ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ इन्होंने, ये लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स जनरली इस पर्टिकुलर डोमेन के मास्टर्स हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। और इसके अलावा अगर आपको बहुत स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए तो हमारे कंप्लायंस पार्टनर्स भी हैं जो कोई आपको हेल्प कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो इंपोर्टिंग कंट्री में कस्टम क्लियरेंस का प्रोसीजर ही होता है सेम एज़ B2B के, सिर्फ इसमें कुछ नहीं होता है? नहीं, इस केस में हर एक कंट्री का जो भी B2B का नॉर्म है वही B2C का नॉर्म है। कोई भी शिपमेंट अगर उनके यहाँ इनबाउंड होगा तो कस्टम्स कैन हैव अ राइट टू चेक दैट पर्टिकुलर शिपमेंट। कभी-कभी बहुत छोटे शिपमेंट जो गिफ्ट की तरह से भेजे जाते हैं या फिर जो सैंपल की तरह से भेजे जाते हैं उसमें कस्टम क्लियरेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लेकिन वो एक बहुत ही छोटा साइज़ है, मतलब जो क्लाइंट्स है जो छोटे बहुत साइज़ में काम करते हैं वो कभी गिफ्ट या सैंपल के तरीके से शिपमेंट भेज सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड तरीका नहीं है, कंप्लायंट तरीका नहीं है। जो कंप्लायंट तरीका है उसमें आप एक पर्टिकुलर एक्सपोर्ट शिपमेंट जब भी भेजेंगे तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप भेजेंगे, CSV फाइल के साथ में भेजेंगे और उसके साथ में फिर आपको पूरा क्लियर फील लगाना। सर 4-5 कोई ऐसे प्रोडक्ट बताइए जो अभी लोग इमीडिएटली 2026 में या आपको ऐसा हाईलाइट लगता है कि ये ग्रोइंग ट्रेंड्स हैं प्रोडक्ट्स? केवल मुझे लगता है कि लोगों को कमेंट करने दिया गया इस अब हमारे पॉडकास्ट पे, तब हम उनको ये इन्फॉर्मेशन दें। क्यों ना अगर सारी इन्फॉर्मेशन अगर उनको यहीं से मिल जाएगी तो हमारा ये पॉडकास्ट सक्सेसफुल कैसे हो गया। आप क्या सोचते हैं कि अभी सब उनको बता दें या थोड़ा कुछ हम अपने पास भी रखें? नहीं, नहीं, ये आपकी बात सही है सर। हम एंड में अनाउंस करेंगे कि उनको क्या करना है जिससे कि दे विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स। हाँ, क्योंकि ये एक्सपर्टीज़ मुझे डेवलप करने में 10 से 12 साल लगे हैं और अगर ये एक्सपर्टीज़ मैं बहुत जल्दी उनके साथ शेयर कर दूँगा तो मुझे लगता है कि वो पर्पस जो है हमारा इस पॉडकास्ट को वायरल करने का वो थोड़ा-सा ही कहीं पीछे रह जाएगा। नहीं, नॉट एन इशू सर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चाइना जो है जी, वो ई-कॉमर्स में लीडर है। बिल अब उसके जो प्रोडक्ट्स हैं या जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स या और वो सब है, और इंडिया जो है वो थोड़ा क्राफ्टमैनशिप, हैंडीक्राफ्ट, राइट। वो सब प्रोडक्ट के लाइन में है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया सही डायरेक्शन में है कि फिर क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि हर कंट्री की अपनी कैपेबिलिटी है, हर कंट्री पर्टिकुलर फेज में है। चाइना आज से 30 साल पहले एक अलग फेज में था, आज एक अलग फेज में है। इंडिया आज जिस फेज में है वो फिर कुछ साल पहले तक अलग फेज में था। आज की डेट में मुझे लगता है कि हमें अपने स्ट्रेंथ्स पे प्ले करना चाहिए। अगर हमें पता है, बहुत क्लियरली पता है कि हमारा स्ट्रेंथ हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स में है, हमारा स्ट्रेंथ रग्स बनाने में है, कारपेट्स बनाने में है, टी बनाने में है, हमारा स्ट्रेंथ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाने में है और इन प्रोडक्ट्स का वर्ल्ड वाइड डिमांड तो है ही है। तो क्यों ना हम अपने स्ट्रेंथ पे प्ले करें। अगर हम उन प्रोडक्ट्स पे कम्पीट करने का कोशिश करेंगे जहाँ पे चाइना ऑलरेडी हमसे 10 साल 20 साल आगे है, जहाँ पे हम प्रोडक्ट प्राइसिंग पे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, क्वालिटी पे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सही डायरेक्शन में ही होगा। तो इसलिए हम सेलर्स को सजेस्ट ये करते हैं कि आप कोशिश ये करिए कि जो आप लोगों का स्ट्रेंथ है सोर्सिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, उस पर हम लोग प्ले करें और वही सक्सेस स्टोरीज आप देखेंगे कि अमेज़न की टीम ने उन्हीं के बारे में बात करती है, या फिर वही सक्सेस स्टोरीज हमने भी पिछले कुछ सालों में उभरते हुए देखा है कि जहाँ पे इंडिया के स्ट्रेंथ पे लोग प्ले कर रहे हैं। बट आपने कहा कि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी आगे आ रहा है। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया भी आगे आ रहा है, बट उसका अभी भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लिमिटेड है। अगर कोई ऐसे सेलर्स हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी से जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं प्रोडक्ट्स को राइट प्राइस पे, राइट क्वालिटी पे, तो उनको ये पर्टिकुलर जो मॉडल है उसको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। चलिए सर, आपने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स तो बताए नहीं, लेकिन एक फन चैलेंज का एक गेम है वो खेलते हैं, जी, जिसका नाम है बिल्ड अ ग्लोबल ब्रांड इन 60 सेकेंड्स। ओके,
सपोज कल आपको 10 लाख मिलते हैं और आपको स्क्रैच से ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आपको सिर्फ 60 सेकेंड्स में बताना है कि आप कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, कौन सा टारगेट कंट्री टारगेट करेंगे, ठीक और कस्टमर्स कैसे एक्वायर करेंगे। ठीक तो स्टार्ट नाउ स्टार्ट है। सो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस बारे में मैंने सोचा नहीं, बट आई थिंक सबसे पहले तो जो अगर प्रोडक्ट चूज़ करना हो तो अगेन इंडिया की जो स्ट्रेंथ है मैं उसमें जाऊँगा। मैं एसेंशियल ऑयल्स का कैटेगरी पिक करूँगा। ये कैटेगरी मैं इसलिए पिक करूँगा क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट का जो साइज़ है वो छोटा है, उसका शिपिंग कॉस्ट जो है वो कम लगेगा, उसको बेचने के लिए मुझे जो है एफर्ट वो कम लगेगा। मैं बताऊँगा वो क्यों कम लगेगा। इस कैटेगरी में क्योंकि ब्रांडेड प्ले नहीं है। अगर आप आज की डेट में कोई शैम्पू खरीद रहे हैं तो आप चाहेंगे कि ब्रांड का खरीदें, लेकिन अगर आप एक फ्रेग्रेंस खरीद रहे हैं अपने घर के लिए, योगा के लिए, तो आप शायद वो ब्रांड आज की डेट में माइंड में आता नहीं है। तो बिना ब्रांड के या नए ब्रांड के लिए भी लोग प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए रेडी रहते हैं। इसके अलावा एक पर्टिकुलर कैटेगरी में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करता है। कन्नौज एक बहुत बड़ा हम लोगों का इत्र का जो है वो हब है, पर इसके अलावा भी काफ़ी सारी डिस्टिलरी हैं इंडिया के अंदर जो काफ़ी हाई क्वालिटी के एसेंशियल ऑयल्स प्रोड्यूस करती हैं और शिप करती हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर रिटर्न्स नहीं है अमेज़न पे, क्योंकि ये कैटेगरी कंज्यूमेबल्स हम इसको बोलते हैं, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, इसके अंदर रिटर्न्स वाला चीज़ सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा इस कैटेगरी के अंदर मैं अगर कम प्राइस के अंदर प्रोडक्ट बना के महंगा बेच भी सकता हूँ। जो मैंने आपको 20% पे बताया कि मैं अगर $100 का बेचना चाहता हूँ तो मैं $20 में बना सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं इस कैटेगरी को पिक करूँगा। कंट्री अगर मुझसे पूछा जाए तो यूएस सबसे बड़ा मार्केट है ऑफ कोर्स, और यूएस का ऑडियंस बेस जो अमेज़न का है काफ़ी बड़ा है, और अमेज़न में क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज़ है और अमेज़न सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो मैं amazon.com के साथ ही इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्टार्ट करूँगा। इसके अलावा आपने पूछा कि कस्टमर्स कैसे एक्वायर। कस्टमर एक्विजिशन के लिए मैं अमेज़न पे डेफिनेट एक तो मैं अपने जो प्रोडक्ट का पैकेजिंग है वो थोड़ा अट्रैक्टिव रखूँगा। अपने कंटेंट के अंदर मैं बहुत क्लियर रखूँगा कि मेरा डिफरेंशिएशन क्या है, मैं किस पर्पज़ के लिए प्रोडक्ट को बेचना चाह रहा हूँ। क्या वो योगा के लिए ब्लेंड है, या वो अरोमा थेरेपी के लिए, या वो स्पा के लिए, या बोटक के लिए, किस चीज़ के लिए मैं प्रोडक्ट को पिच करना चाह रहा हूँ। मैं वो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखूँगा। उसके अलावा अमेज़न पे मैं मार्केटिंग करूँगा, और साथ में बाहर के चैनल्स के थ्रू भी मैं ट्रैफिक अमेज़न पे लेके आऊँगा, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो गूगल हो। तो इन सब के थ्रू जब जॉइंटली मैं ट्रैफिक लेके आऊँगा तो मेरी लिस्टिंग पे थोड़ा-सा जो है वो ट्रैफिक बढ़ेगा। साथ में वाइन रिव्यूज़ का मैं यूज़ करूँगा, जो अमेज़न फ्री सैंपल्स देता है कस्टमर्स को, और उसके बदले में वो रिव्यूज़ देते हैं सेलर्स का। तो हमारे नए प्रोडक्ट्स के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। शुरू के 30 से 35 रिव्यू एक बार आ जाते हैं तो उसके बाद ये साइकिल हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सक्सेसफुल हो सकता है। बट अगेन इसके अंदर एफर्ट बहुत लगेगी, क्योंकि हमें कौन सा एसेंशियल ऑयल लॉन्च करना है, कितने एमएल में लॉन्च करना है, फिर क्या पैकेजिंग होगी, उसका क्या मार्केटिंग एंगल होगा, वो सारी चीज़ें अगेन डेप्थ में सोचना होगा। सर थैंक्स अ लॉट, सुपर्ब था आपका आंसर। आई होप आपका ग्लोबल ब्रांड था। लेकिन आपका आंसर क्वाइट इंटरेस्टिंग भी था। उसमें 2 क्वेश्चंस मुझे पूछने हैं। एक तो आपने रिटर्न्स की बात कही कि एसेंशियल ऑयल में रिटर्न नहीं है। दूसरा आपने कहा कि मैं दूसरे सोर्सेज से ट्रैफिक लेके आऊँगा। तो ये दोनों चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? तो अगर कोई भी सेलर्स इंडिया में या फॉरेन में ई कॉमर्स पे काम कर रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि एक लार्ज पोर्शन ऑफ द मार्जिन गोज इनटू रिटर्न्स। क्योंकि कोई भी कस्टमर अगर आज ये प्रोडक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदता है तो उनको एक नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी मिल जाता है कि उनको कोई प्रोडक्ट कभी भी रिटर्न करना हो तो वो कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि सेलर्स जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं किसी भी और कैटेगरी में, उनको तकरीबन 5 से लेकर 15% के बीच में रिटर्न्स का सामना करना पड़ता है, और वो उनके प्रॉफिट मार्जिन में ईट अप कर जाता है, क्योंकि रिटर्न कस्टमर तक जो प्रोडक्ट आपने भेजा उसका कॉस्ट, और जो वापस कस्टमर से आया उसका रिटर्न का कॉस्ट भी आपको बियर करना पड़ता है। तो बेसिकली आपने जितना 5 या 6 यूनिट बेच के प्रोडक्ट में मार्जिन कमाया था वो एक रिटर्न से आपका ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो मैं इसीलिए वैसे रिकमेंडेड पर्सनली कैटेगरीज पर्सनली लाइक करता हूँ जिसके अंदर रिटर्न्स ना हो। जैसे कि डाइपर्स कैटेगरी है, जैसे कि एसेंशियल ऑयल है, सप्लीमेंट्स, या कोई भी ऐसी कंज्यूमेबल वाली कैटेगरी जो एक बार अगर प्रोडक्ट खुल जाता है तो अमेजोन अलाउ नहीं करता है कि आप इसको नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर अगर कुछ भी चेंज कर दिया कस्टमर ने बाय एनी चांस तो ये बहुत हार्मफुल हो सकता है दूसरे कस्टमर को शिप करने के लिए। तो इन रीजंस की वजह से इन कैटेगरीज के अंदर रिटर्न्स अलाउड ही नहीं होते हैं, अनलेस एंड अनटिल कस्टमर को प्रोडक्ट टूटा हुआ मिला, खुला हुआ मिला, जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सेलर है कि मैं उसको खुला हुआ या टूटा हुआ तो नहीं दे दूँगा। तो वो कंट्रोल में है, मैं रिटर्न्स कंट्रोल कर सकता हूँ। हार्डली आधे से 1% के बीच में रिटर्न आता है इन कैटेगरीज में, वो भी सिर्फ और सिर्फ गलतियों की वजह से। तो ये रिटर्न जितना आप कंट्रोल कर पाएँ उतना आपके मार्जिन्स बेटर रहते हैं। दूसरा आपने पूछा जो एक्सटर्नल ट्रैफिक का क्वेश्चन है, तो अमेज़न पे आज की डेट में क्योंकि
बहुत सारे सेलर्स अमेजोन पे बिडिंग कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड, पेपर क्लिप मॉडल बाय द वे अमेजोन यूज़ करता है, वॉलमार्ट भी यूज़ करता है, जिसके अंदर आप फिर कस्टमर को ऐड देते हैं कि वो क्लिक करेगा तो आपको पैसा कटेगा, खरीदेगा तो आपको उसका एट्रीब्यूशन मिल जाएगा, नहीं खरीदेगा तो आपका सिर्फ पैसा जाएगा वहाँ पर। तो इस केस में क्या है कि बाहर के जो चैनल्स हैं उससे जब हम ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं, पहला तो ये कि वो एक एडिशनल ट्रैफिक मेरे लिए एक्ट करता है। बहुत सारी कैटेगरीज में अमेजोन पे उसका जो कॉस्ट पर क्लिक है वो ज़्यादा है, बाहर का जो कॉस्ट पर क्लिक है वो कम है, तो मेरे लिए कंपटीशन जो है बाहर थोड़ा सा कम हो जाता है किसी किसी कैटेगरी में। और जो दूसरा रीज़न है कि अगर मैं बाहर से कोई भी ट्रैफिक अमेजोन पे डाइवर्ट करता हूँ और अगर वो कस्टमर प्रोडक्ट अमेजोन से खरीदता है तो अमेजोन उसका 10% मेरे को एज अ अफिलिएट कमीशन देता है। अच्छा। ये बात भी बहुत सारे ब्रांड्स को पता नहीं होती है। जो हमारे ब्रांड्स है वो ट्रैफिक तो ले आते हैं बाहर से, बट वो 10% का जो बीच का मार्जिन है वो अमेजोन से लेते ही नहीं है। तो अमेजोन का एक प्रोग्राम है अगेन, जिसके अंदर अगर वो सेलर्स एफिलिएट का लिंक पहले से डाल के रखेगी कि मैं ये कस्टमर आप तक भेज रहा हूँ, अपने ही चाहे मेरे अपने ही प्रोडक्ट के ऊपर भेज रहा हूँ, बट अगर ये इस लिंक के थ्रू आएगा तो अमेजोन उनको 10% उसका कमीशन देता है, जो भी वो खरीदे अमेजोन पे से, चाहे मेरे 1 यूनिट खरीदे चाहे 2 यूनिट खरीदे। तो अगर मैंने बाहर से मार्केटिंग किया, मेरा मान लीजिए 20% 30% भी खर्चा उसके अंदर आया, अगर मेरे को उसमें से 10% रिटर्न आ जाता है तो मेरे लिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा वहाँ पर। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अमेजोन के इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, वॉलमार्ट के इतने प्रोग्राम्स हैं, ईबे के इतने प्रोग्राम्स हैं कि सेलर्स को वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि वो लोग एक्सपर्ट्स के साथ काम करके इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं, उनका प्रॉफिट ही बढ़ेगा, उनका लॉस का चांसेस कम हो। सर, आपने काफ़ी एसेंशियल ऑयल्स, काफ़ी स्मार्ट डिसीजन आपका था, क्योंकि आपने कहा कि उसमें रिटर्न्स नहीं है। आई होप आप जो लिस्ट देने वाले हो एंड में, उसमें ऐसे ही 3-4 और कैटेगरीज आप डालोगे जिसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं होती। क्या पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल बस हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपने जो ऑडियंस है उसको सही तरीके का गाइडेंस दें। जिन कैटेगरीज में हमें ऐसा लगता है कि मार्केट बनाई जा सकती है ग्लोबल बिजनेस में इंडिया से, हम वैसे ही रिकमेंडेशन उनको देंगे। सो सर, अभी कंट्रीज़ के ऊपर थोड़ी बात करते हैं कि इंडिया का जो ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट है जी, वो अभी कौन सी कंट्रीज़ में हो रहा है और परसेंटेज वाइज क्या ब्रेकअप है? तो इंडिया से जो ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट लार्जली हो रहा है, जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग है, अगेन बाहर का डेटा हमें देखना होगा, लेकिन लार्ज पार्ट ऑफ इट इज़ यूएसए। ऑलमोस्ट 75% के आसपास मेरा जो मानना है वो यूएस के अंदर ही इंडिया का ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट आज की डेट में हो रहा है। और इसके अलावा जो बाकी की कंट्रीज़ हैं उसमें कनाडा काफ़ी बड़ा मार्केट है, जर्मनी, यूके काफ़ी अच्छे मार्केट्स हैं जो इंडिया से ई-कॉमर्स काफ़ी लार्ज स्केल पे हो रहा है, जहाँ पर नेक्स्ट 3 अगर मैं बात करूँ, कनाडा, जर्मनी और यूके। और बाकी के जो मार्केट इनमें रफली ऑलमोस्ट 15% से लेके 18% के बीच में ये तीनों मार्केट्स का जो है टोटल वॉल्यूम हो रहा है। और बाकी का जो 8 से 10% बचा वो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, जापान, मिडल ईस्ट, सिंगापुर, ये सब मार्केट्स मिला के तकरीबन 8 से 10% का यहाँ पे बिजनेस हो रहा है। तो सर, एक डाउट ये है कि क्यों यूएस ही सबसे ज़्यादा, और अब आने वाले टाइम में कौन से मार्केट्स खुल सकते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि इंडियन ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स कैन एक्सपांड? सो पहला क्वेश्चन आपने जो पूछा भी, क्यों यूएस सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा मार्केट यूएस क्यों है? तो यूएस में कंज्यूमरिज्म इतना हाई है कि आज की डेट में वहाँ पर हर जो कस्टमर हैं अमेजोन का और नॉर्मल कस्टमर्स हैं, वो अपनी टावल्स हर 3 महीने में रिप्लेस करते हैं, वो अपने बेडशीट हर 6 महीने में रिप्लेस करते हैं। तो आप ऐसे मार्केट को डील कर रहे हैं। इंडिया में अगर मैं बात करूँ, लोग 2-2 साल 3-3 साल बाद में जो रिप्लेसमेंट करते हैं, वहाँ पे वो साइकिल 3 से 6 महीने की है। कंज्यूमरिज्म इतना हाई है, तो उसकी वजह से क्या है कि जो रिपीट परचेज है, जो आपका ओवरऑल मार्केट का साइज़ है, वो इतना बड़ा है कि हर किसी को स्पाई का अगर 0.001% भी मिल जाएगा तो उनके लिए वो सब्सटैंशियल वॉल्यूम बन जाता है। बाकी कंट्रीज़ का वॉल्यूम इटसेल्फ जो है कोई यूएस के कंपैरिजन में या तो 1/10 है या 1/20 है। तो इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप सबसे बड़े मार्केट से पहले स्टार्ट करिए। आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी इंडिया का रिसेंटली एफटीए हुआ है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप के साथ में हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि यूरोप का बिजनेस काफ़ी पिक करेगा आगे आने वाले टाइम में। और अमेजोन वॉलमार्ट का भी मुझे लगता है काफ़ी फोकस है अमेजोन और ईबे का इन पर्टिकुलर मार्केट्स के ऊपर। यूरोप की जो मार्केट्स है, स्पेसिफिकली जर्मनी, उसमें से सबसे जर्मनी और यूके मुझे अगेन लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। इसके अलावा क्योंकि कनाडा और मिडल ईस्ट में इंडियन पॉपुलेशन बहुत है आज की डेट में, तो इंडियन प्रोडक्ट्स का डिमांड भी जो है वो इन कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी पॉपुलर है और बढ़ रहा है। और यहाँ पर गुड पार्ट इसकी, अभी तक बहुत सारे सेलर्स नहीं हैं जो इंडिया से कनाडा या मिडल ईस्ट की मार्केट्स को सर्व कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसे सेलर्स हैं जिनको यूएस नहीं करना है, जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो वो छोटे मार्केट से ट्राई करके उसमें बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। जी।
तो यूरोप आपको लगता है कि आने वाले टाइम में यूरोप तो पिकअप फॉर श्योर पिकअप करेगा ही, क्योंकि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी है और इंडिया का फोकस भी वहाँ पे है। प्लस जो अभी टर्मोइल चल रहा है थोड़ा सा, आपको भी मालूम है जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं करंटली वर्ल्ड के, उसमें यूरोप थोड़ा सा सेफ डेस्टिनेशन है। अफ्रीका वगैरह नहीं है ई कॉमर्स में? अभी तक अफ्रीका में उतना ई कॉमर्स डेवलप नहीं हुआ है। अफ्रीका इज़ आई वुड स्टिल से 5 to 10 ईयर्स लाइक अगो, जहाँ पे इंडिया था आज अभी अफ्रीका वहाँ पे, तो वहाँ पे ई कॉमर्स अभी डेवलप हो रहा है। अमेजोन की भी मार्केट वहाँ पे डेवलप हो रही है, तो अभी वहाँ की मार्केट इटसेल्फ में बहुत छोटी है ई कॉमर्स की। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अभी थोड़े से ट्रायल इन टेस्टेड मार्केट्स में पहले जाइए, ताकि आपको चांसेस ऑफ सक्सेस थोड़े से बढ़ जाए। आपने इनिशियली कहा था कि जापान का भी मार्केट आपने लीड किया था, तो उसके ऊपर क्या आपका एक्सपीरियंस? जापान का मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट आइडली है। जापान का मार्केट काफ़ी बड़ा है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बात करूँ तो जापान ऑलमोस्ट कनाडा या यूके के जितना मार्केट होगा अमेजोन के लिए और बाकी भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए भी। लेकिन जापान में सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था कि वहाँ का एक तो लैंग्वेज बैरियर है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ के सेलर्स को जब भी लिस्टिंग करना है तो उनको लैंग्वेज सही तरीके से उसका ट्रांसलेशन आना चाहिए, उनके लेबल के ऊपर वो लैंग्वेज का एक आना चाहिए, ऐड भी वहाँ जापानीज में ही चलेंगे। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं वो थोड़े से क्रिटिकल हो जाते हैं जब आप इस तरीके के बिजनेस में हैं। तो आपको ये सारे चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए कैपिटल लगेगा, आपको कोई ऐसा लोग चाहिए जो समझ पाए लैंग्वेज, जो लेबल्स डिज़ाइन कर पाएँ आपके लिए, जो आपके लिए जापान के और फिर चैलेंज क्या एक आता है ना कि जब आप यूएस या मिडल ईस्ट जैसी मार्केट में यहाँ से इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर सेट है। अब जापान के लिए वो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर इतने सेट नहीं है, तो आपका कॉस्ट ऑफ शिपिंग हाई हो जाता है वो, ठीक है। फिर जापान की मार्केट थोड़ी सी क्लोज निट है कि वहाँ पे बहुत सारे जापानीज़ ब्रांड्स ही डोमिनेट कर रहे हैं या वहाँ पे चाइनीज़ ब्रांड्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो बाहर के कंट्रीज़ के लिए जापान की मार्केट थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा कि क्लोज्ड है। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास सेलर्स थे जिन्होंने उस मार्केट को क्रैक किया, बट वो परसेंटेज और भी कम हो जाता है। अगर मैं बोलूँ कि यूएस में 15 से 20% सक्सेसफुल सेलर्स हैं इंडिया से, तो जापान में वो सिर्फ 1 से 2% रह जाएगा। अच्छा। तो इसलिए मुझे वो लगता है कि शुरुआत आपको थोड़ा सा इजी मार्केट से करना चाहिए। और सर अगर कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें, जी। तो यूएस में जो कंज्यूमर का थॉट है, यूरोप में जो है, मिडल ईस्ट में जो है, वो क्या आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से रहा है? यूएस, यूरोप या मिडल ईस्ट के जो कस्टमर्स हैं, अब हम लोग को पहले तो अपने माइंडसेट से थोड़ा सा इंडियन जो सेलर्स बेच रहे हैं उनको इस माइंडसेट से निकलना होगा कि सिर्फ एनआरआई ही उनके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। आज की डेट में इंडियन टी बाहर के लोग भी बहुत शौक से पी रहे हैं, राइट। इंडिया के रग्स जो हैंड वोवन हैं बाहर के लोग बहुत लाइक करते हैं उनको। जयपुर का हैंडीक्राफ्ट शायद इंडियन से ज़्यादा बाहर के फॉरनर्स को ज़्यादा पसंद आता है, राइट। सो हमें ये चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए कि हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो वहाँ के ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, हम वहाँ के एनआरआई ऑडियंस के लिए नहीं बना रहे हैं। वहाँ की लोकल पॉपुलेशन भी हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करे, लाइक करे, तो उस हिसाब से हम लोग बना रहे हैं। और उन पर्टिकुलर कंट्री में भी आपने जिनका नाम लिया, यूएस, यूरोप या मिडल ईस्ट, इनके अंदर कस्टमर्स जो हैं वो स्लाइटली प्रीमियम है वर्सेस जो हमें मतलब बेटर प्राइसिंग दे सकते हैं, बट दे ऑल्सो वांट अ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। दे ऑल्सो वांट अ ट्रस्ट कि जिस प्रोडक्ट को वो लोग खरीद रहे हैं वो सही तरीके से सोर्स किया गया है। तो इसलिए आपकी लिस्टिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप सोर्सिंग कैसे कर रहे हो, आपने इसका कोई सर्टिफिकेशन कराया है कि नहीं कराया है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आप ऐसा मान के चलिए कि आप थोड़े से प्रीमियम कस्टमर को जब डील कर रहे हो तो उनके एक्सपेक्टेशन भी थोड़े से प्रीमियम हो जाते हैं। आप जब प्राइसिंग आप उनसे 5x चार्ज कर रहे हो जितना आप इंडिया में कस्टमर से ले रहे थे, तो ऑब्वियसली उनको प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से चाहिए होगा, उनको सर्विसेज भी वैसी ही चाहिए होंगी। अगर आपने मतलब कोई टेक्सटाइल भेजा, उसके धागे निकल रहे हैं इधर उधर से, तो रिटर्न आना लाजमी है। शायद इंडिया में हो सकता है कि वो चल जाए, बट यूएस में वो चलता है, एटीट्यूड थोड़ा सा कम है। वहाँ पे क्या क्वालिटी को आपको ध्यान में रखते हुए ब्रांड को बनाना होगा, नहीं तो फिर वो रिव्यूज़ आपके नेगेटिव आएंगे जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाए। और सर अब जैसे कोई अगर एक प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया है, तो लिस्ट करने के बाद का क्या प्रोसेस होता है? कैसे ट्रैफिक आता है? एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग का प्रोसेस कैसे चलता है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर? ये तो आप मेरे 10 साल का पूरा एक्सपीरियंस एक साथ जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक इसके लिए तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में, ऑनेस्टली इसके लिए शायद हमें 5 पॉडकास्ट लग जाएंगे, क्योंकि ये अगर ये चीज़ हम 5 मिनट में किसी को बता पाते तो आज वो 85% लोग सक्सेसफुली काम कर रहे होते हैं। बट इसके अंदर आपको डेफिनेटली स्किल सेट बिल्ड करना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसे लोग चाहिए होंगे जो आपको थोड़ा समझा पाएँ कि एडवर्टाइजिंग कैसे रन करना है। आपको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो रहता है कि आपका लिस्टिंग कितना अच्छा है, कितना आपने उसमें टाइम स्पेंड किया है, क्या उसमें आपने राइट काइंड ऑफ कीवर्ड्स लिखे हैं, क्या आपकी इमेजेस, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि
कस्टमर आपका प्रोडक्ट फील नहीं कर पा रहे। ये ऑफलाइन मार्केट नहीं है कि उसको छू के या देख के सामने समझ में आ गया कि भाई आपका क्वालिटी अच्छा है। आपने जब अगर वो स्क्रीन पे उसको नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। जो आपने स्क्रीन पे उसको दिखाया ही नहीं कि इसका थ्रेड काउंट कहता है। अगर आप मान लीजिए कोई बेडशीट बेच रहे हैं, इसका थ्रेड काउंट कितना है, इसके कलर कितना डार्क है या कितना लाइट है, इसका साइज़ कितने बड़े बेड पे आएगा, इसके अंदर आपने कोई सर्टिफिकेशन लिया कि भाई ये जेन्युइन कॉटन से बना है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप अपनी लिस्टिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट भी करोगे तो कस्टमर आके कुछ कर ही नहीं सकता है। प्राइसिंग कुछ नहीं हेल्प करेगा, आपका कोई एडवर्टाइजिंग हेल्प नहीं कर सकता है। और बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि कैटलॉगिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं। वो इन्वेस्टमेंट करते हैं एड्स रन करने के लिए, लेकिन उनको ये समझता नहीं है कि जब तक मेरे प्रोडक्ट को मैं सही तरीके से डिस्प्ले नहीं करूँगा तो एड्स उसके अंदर हेल्प नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले जब भी मैं किसी भी क्लाइंट के साथ में जुड़ता हूँ, पहले मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या उनका कैटलॉग जो है वो अप टू डेट है, क्या उन्होंने सही तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, क्या जो चीज़ें बेसिक हैं वो भी ठीक है नहीं है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि मोर देन 60-70 लोगों का कैटलॉग सही नहीं होता है जो इस प्लेटफॉर्म्स पे बेच रहे हैं। ना तो उनके मतलब प्रोडक्ट्स सही तरीके से डिस्प्लेड होते हैं, और उनको पता भी नहीं होता है। उनको लगता है कि मेरी टीम ने किया था तो सही किया हो, तो वो ऑडिट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इसके बाद जब एडवर्टाइजिंग की बात आती है तो एडवर्टाइजिंग में अगेन अमेज़न की तरफ से भी हमें डेटा मिलता है, ब्रांड एनालिटिक्स का, जैसे मैंने आपको बताया। फिर हीलियम पेन जंगल स्काउट से भी हमें डेटा मिलता है कि कौन से कीवर्ड ज़्यादा सर्च होते हैं। तो उन कीवर्ड्स के थ्रू हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि हमें कौन से तरीके के कीवर्ड पे कितना स्पेंडिंग करना है। फिर हम ट्रैक करते हैं कि हमारा कन्वर्जन कैसा आ रहा है। फिर हम ट्रैक करते हैं कि इन कीवर्ड्स में से कौन से ज़्यादा रिलेवेंट है, कौन से कम रिलेवेंट हैं। फिर हम देखते हैं कि कस्टमर क्या बात कर रहा है हमारे प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ में। उन कीवर्ड्स को फिर हम टारगेट करते हैं, उनको लिस्टिंग्स में डालते हैं। तो बहुत ही आई वुड से कि ना एक लंबा प्रोसेस है जिसमें टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, थोड़ा पेशेंस भी चाहिए होता है, बट स्किल सेट टाइम सबसे ज़्यादा इसके अंदर लगता है। तभी जो है एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल सेलर में मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है ना मेन एक डिफरेंस आ जाता है। और सर अगर फेलियर्स की बात करें जी। तो क्या आपको इम्पोर्टेंट रीजंस, कॉमन रीजंस लगते हैं, जैसे कि रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया, लॉजिस्टिक्स या डिलीवरी इश्यूज हो गए, प्लेटफॉर्म कंप्लायंस प्रॉब्लम्स हो गए, राइट। या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी गलत होना, राइट। तो क्या मोस्ट कॉमन रीजंस हैं? मुझे लगता है सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है नॉलेज गैप। क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने मॉडल को समझ लिया है, उनको 5 मिनट के यूट्यूब के वीडियो से देख के उनको लगता है कि अच्छा मेरे को तो मॉडल समझ में आ गया, यहाँ से भेजा वहाँ बिक गया, पैसा आ गया। तो सबसे बड़ा मिथ है नॉलेज गैप। आपको हर लेवल पे नॉलेज गैप है। चाइना में ये चीज़ आज से पिछले 15-20 साल में इतना इवॉल्व हो गया है कि वहाँ के लोगों को बहुत हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि बेचना कैसे है और कैसे नहीं बेचना है, क्या नहीं बेचना है। इंडिया में वो अवेयरनेस अभी बहुत ही लिमिटेड है, और उसी को एजुकेट करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग भी ये पॉडकास्ट कर रहे हो। तो नॉलेज गैप आता है कि पहले लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास 300 प्रोडक्ट्स का कैटलॉग है, मैं सारे प्रोडक्ट्स के ना 5-5 यूनिट भेज देता हूँ, तो फिर देखते हैं जो उसमें से बिकेगा उसको मैं थोड़ा सा और भेज दूंगा। लेकिन क्या होता है ना, 300 प्रोडक्ट या 200 प्रोडक्ट जब आप एक साथ भेज देते हो वेयरहाउस में, तो ना तो आपके पास में उन प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू है, ना आपके पास उन 200 प्रोडक्ट के ऊपर मार्केटिंग करने का एक मतलब इन्वेस्टमेंट करने का भी एक अमाउंट या कैपिटल है, ना आपके पास में ऐसी टीम है जो 200 प्रोडक्ट का कैटलॉग पूरा अच्छे से बना देगी। तो शुरू में हमेशा फोकस करो कि आप 5-10 प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करो, मैक्सिमम 5 से 10 प्रोडक्ट, जिसको आप बिल्ड करो धीरे धीरे, जिस पर आप रिव्यूज़ लेके आओ, जिस पर आप मार्केटिंग करो, कैटलॉगिंग में एक एक प्रोडक्ट पे टाइम इन्वेस्ट करो कि मैंने सही तरीके से किया है नहीं किया, उसका प्राइस बेंचमार्क करो। अब जब आप शुरू के 200 में से वो 10 प्रोडक्ट छांटोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि 190 प्रोडक्ट या 100 प्रोडक्ट इसमें से रेलेवेंट ही नहीं थे या कॉम्पिटिटिव ही नहीं थे। तो अब शुरू में जो टाइम लगा रहे हो वो लॉन्च करने से पहले लगाओ रिसर्च में अपने। उसके अलावा जो आपका जो सिलेक्शन को ज़्यादा यूनिट भेजो, क्योंकि अब चैलेंज क्या आता है, मानिए आपने किसी प्रोडक्ट के 4-5 यूनिट भेजे, अब अमेजोन पे वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते में मानो वो बिक गए नहीं है। अब फिर जब आप इंडिया से भेजोगे तब तक वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो उसका रिव्यू रैंकिंग ख़राब हो जाता है, ऑर्गेनिक विजिबिलिटी ख़राब हो जाता है। ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। तो इसके लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 100-150-200 यूनिट भेजो एक प्रोडक्ट का, ताकि अगर आपके 50-60 यूनिट बिक गए तो आप पहले ही भेज दो ताकि आउट ऑफ स्टॉक ही ना जाए। पर आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाएगा तो आपका रैंकिंग मेंटेन रहेगा, आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाएगा तो आपके जो कंटिन्यूटी है मेंटेन रहेगा, और कम एसक्यू को मैनेज करना आपके लिए भी आसान है, क्योंकि आपको 5 एसक्यू का इन्वेंट्री मैनेज करना है वर्सेस 200 का मैनेज करना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ पे आता है, और सेलर्स को ये समझाना कि भाई शुरू में आप 5-6 प्रोडक्ट्स भेज के भी बहुत अच्छा वॉल्यूम कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 500 प्रोडक्ट भेजने तभी वॉल्यूम आएगा।
वॉल्यूम तब आएगा जब आपका एक प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा सक्सेसफुली लॉन्च आपने कर दिया तो उसी से वॉल्यूम आएगा। इनफैक्ट यूएस की मैंने कम से कम 20 से 25 ऐसे सेलर्स को स्टडी किया है जो 50 मिलियन प्लस का वॉल्यूम कर रहा है अमेजोन पे आज की डेट में। और सबके अंदर एक थीम कॉमन है कि वो लोग बहुत कम प्रोडक्ट्स में ऑपरेट करते हैं, वो लोग बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी में ऑपरेट करते हैं, लेकिन एक कैटेगरी जिसको ऑपरेट करते हैं उसके अंदर वो महीने के 50,000 यूनिट से 1 लाख यूनिट तक बेच पाते हैं, क्योंकि उनका रिसर्च जो है वो उससे पहले जाता है, ना कि प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद। तो ये आई थिंक कॉमन जो है ना वो चैलेंजेस हमें आते हैं सेलर के साथ में। कंप्लाइंस का चैलेंज सिर्फ कुछ कैटेगरीज में अगेन आता है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि कंप्लाइंस का चैलेंज हेल्थ, पर्सन केयर, ग्रोसरी एंड आइटम्स में ज़रूर आता है, जिसके लिए हम सेलर्स को पहले ही बोलते हैं कि आप चेक करो कि आपका प्रोडक्ट वहाँ पे बिक भी सकता है या नहीं बिक सकता है। अब जैसे एक मेरे को एग्जांपल अब याद है, जब आपने पहले पूछा तब मेरे दिमाग में एग्जांपल आया नहीं, बट यहाँ से इंडिया से एक हमने बात किया था कि यूएस में जैसे इंपोर्ट करते हैं तो लेट एक अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं कि हमारी कंट्री भी रेस्ट्रिक्ट करती है कि आप इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ यूएस में, आप सैंडलवुड इंपोर्ट कर सकते हो, उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया से सैंडलवुड आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो अगर कोई सेलर इंडिया में सैंडलवुड बेच रहा है तो दैट इज़ ओके, बट अगर द मोमेंट दे थिंक कि मैं यही प्रोडक्ट अब यूएस में भी बेच लूँगा तो इंडिया की पॉलिसीज़ आपको अलाउ नहीं करती है। तो कंप्लायंस आपको एक तो डेस्टिनेशन का देखना है और एक आपको इंडिया का भी कंप्लायंसेस देखने हैं कि क्या आप एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउड हो, एलिजिबल हो। तो ये सारी चीज़ें अगेन एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। अब किसी ने अगर मान लीजिए सोचा कि मैं प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और 3 महीने का मेहनत कर लिया और उसके बाद उनको कोई बताता है कि आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते हो, तो उनका जो एफर्ट गया, टाइम गया उसको मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो आप समझ सकते हैं कि उनको कितना चैलेंज आएगा उसके बाद में। सर कुछ प्रैक्टिकल स्टोरीज़ की बात करें तो कुछ ऐसे 2-3 एग्ज़ाम्पल्स जो प्रोडक्ट्स के अगर आप दे सकें जो फ़ेल हुए हैं और कुछ रीज़न बता सकें? तो फेलियर के अंदर देखिए मेरे को लगता है कि प्रोडक्ट फेल होने से ज़्यादा ना जो सेलर्स हैं हमारे वो फेल होते हैं, क्योंकि सेम प्रोडक्ट एक दूसरा सेलर उसको चला पा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट अमेज़न पे या वॉलमार्ट पे भेज दिया जो कि बिक ही नहीं सकता है। हमने प्रोडक्ट ऐसा ही पहले ही भेजा होगा उन्होंने भी ये सोच के कि बिक जाएगा, लेकिन उनकी जो स्ट्रैटेजी रही होगी उसको लॉन्च करने की या उसको प्रमोट करने की वो गलत रही होगी। तो जनरली सेलर्स जो काम करते हैं ना वो एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज सबके माइंड में ये रहता है कि मैं इस इंडिया में प्रोडक्ट मेरा नंबर 1 पे चल रहा है यार, इंडिया में तो मेरे इसके 10,000 यूनिट महीने के बिक जाते हैं, तो यूएस में तो ये ज़ूम मचा देगा। लेकिन ये सेलर ने मेरे को बोला हुआ है खुद से कि ये प्रोडक्ट मेरा इंडिया में इतना मतलब बम्पर बिकता है कि इसका तो कोई मेरे को सोचने का ज़रूरत ही नहीं है, यूएस में भेज दो बस इसको। लेकिन उनको ये समझा नहीं कि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी यूएस में 10 साल पहले चलता था, आज की डेट में मार्केट उधर से आगे निकल चुका है। नहीं कर तो आज की डेट में आपको मार्केट स्टडी करके समझना है कि उस क्या था वो प्रोडक्ट? तो वो प्रोडक्ट अभी मैं बोलूँ तो डॉल्स थे। डॉल्स इंडिया में जो डॉल्स का मार्केट है वो मतलब अलग है और यूएस में जो है वो मार्केट वहाँ का अलग है। अगर आप इंडियन डॉल्स हो सकता है इंडिया में बहुत अच्छा पिक करता होगा, क्योंकि बच्चों का जो कैटेगरी है बहुत ही अगेन इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, बट यूएस में अलग तरीके के डॉल्स चलते हैं। वहाँ पे अब थोड़े रोबोटिक्स टाइप के प्रोडक्ट ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों के खेलने के लिए। तो अब उनका ही रियलाइजेशन उनको थोड़ा लेट हो गया, अरे इंडिया में तो नंबर 1 पे चल रहा है अमेजोन पे, बट यूएस में कोई खरीदने वाला ही नहीं है, क्योंकि यूएस का मार्केट थोड़ा अलग तरीके से ऑपरेट करेगा। तो इस तरीके के जो मुझे लगता है कि चैलेंजेस आते हैं अगेन वो प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। और फिर कुछ सेलर्स के साथ में ये चैलेंज आता है कि वो लोग प्रोडक्ट भेज देते हैं और हमें जब प्रोडक्ट पहुंच जाता है तो उसके बाद वो लोग बोलते हैं चलो कैटलॉग पे काम कर लेते हैं। आपके पास में एक विंडो रहता है कि जब आपने प्रोडक्ट इंडिया से शिप किया, यूएस में पहुंचा, तब तक आप उसके कैटलॉग को अपलोड कर लो। आपके पास आज की डेट में तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी डालने की जरूरत नहीं है, आज की डेट में एआई आ गया है। एआई के अंदर आपको अपने प्रोडक्ट डालना है, वो आपको ब्यूटीफुल फोटोज़ में निकाल के दे देगा। आपको सिर्फ उनको अपलोड करना है, एआई को एजुकेट करना है कि किस तरीके के फ़ोटोज़ आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पे अगर सेलर सही टाइम पे ध्यान दे, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेज़न पे अगेन ये नहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया अमेज़न के ऊपर, तो शुरू के 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के टाइम में अगर उस प्रोडक्ट पे आपने सारे एफर्ट नहीं डाले तो बहुत मुश्किल है प्रोडक्ट का चलना। अगर शुरू के 3 महीने में अमेज़न ऐसा आइडेंटिफाई करता है कि यार इस प्रोडक्ट के अंदर दम है, ये प्रोडक्ट कुछ कस्टमर्स को हमने दिखाया। अरे नया प्रोडक्ट जब भी अमेज़न या किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाइव होता है ना, तो नए प्रोडक्ट को ट्रैफिक देते हैं जनरली लोग। हाँ। प्लेटफॉर्म कि नया प्रोडक्ट आया है तो कस्टमर इसको लाइक करेंगे, टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट अमेज़न ने कुछ कस्टमर्स को दिखाया और आपका इमेजेस ही अपडेटेड नहीं है, या आपने एक रैंडम प्राइसिंग आके छोड़ दिया है कि मैं बाद में देखता हूँ, प्राइसिंग तो बाद में कर लूँगा, तो कस्टमर्स आए, उनको प्राइस समझ नहीं आया, उनको प्रोडक्ट समझ में नहीं आया और उसके बाद में कस्टमर्स चले गए, तो अब आपको 2-3
बार अमेजोन अपॉर्चुनिटी देगा। अगर वो कस्टमर कन्वर्ट ही नहीं कर रहा है तो अमेजोन या कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोडक्ट कस्टमर्स को क्यों दिखाएगा जो उनको लगता है कि बिक ही नहीं सकता है। और फिर उसके बाद आप उसमें 50 भी चेंजेस कर लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे आपको ट्रैफिक मिला था आपने उसको अपॉर्चुनिटी का यूज़ ही नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें अर्ली ऑन कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। और सेलर्स इस बात को थोड़ा लाइटली लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम अपने फ़ायदे के लिए उनको शायद पुश कर रहे हैं शुरू में। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें सही से नहीं करोगे तो फिर आप वही 80-85% ब्रैकेट में आओगे, जिसकी वजह से मतलब नहीं चल पाएंगी चीज़। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर सक्सेस स्टोरीज की बात करें तो एक तो आपने लेदर बैग्स का बताया था, कोई और ऐसी एक दो स्टोरीज जी जिसमें आप प्रोडक्ट्स के साथ बता सके कि वो हाईली सक्सेसफुली रन कर रहे हैं? जी। तो इंडिया से जैसे मैंने बताया कि टेक्सटाइल्स मतलब सबसे बड़ा कैटेगरी इंडिया से जो है ई कॉमर्स में टेक्सटाइल्स ही एक्सपोर्ट होता है। होम टेक्सटाइल्स के अंदर आपके बेडशीट्स हुए, कुशन कवर्स हुए, आपके जो किचन लिनन हुआ, टेबल लिनन हुआ, जो भी चीज़ें कॉटन की बनती हैं। स्पेसिफिकली इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। और इन कैटेगरी के अंदर क्या है कि इंडियंस ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी काफ़ी करते हैं B2B के थ्रू। तो उनको पता है कि वहाँ पे कितने थ्रेड काउंट का प्रोडक्ट चलता है, वहाँ पे उसका प्राइसिंग भी अच्छा मिलता है। और इन कैटेगरीज में ज़रूरत मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है धंधा इंडिया से बना चुके हैं ऑलरेडी, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो इन कैटेगरीज के अंदर, और ये गुड पार्ट की ये कैटेगरी दुनिया में वाइडली स्प्रेड है। करूर में भी है, जयपुर में भी है, बॉम्बे में भी, कोलकाता में भी है, दिल्ली में भी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑल ओवर इंडिया हो रहा है इनका। किसी भी हब पे आप लोकेटेड हैं, आपके आसपास नहीं ऐसे फैक्ट्रीज निकल आएंगी जो होम टेक्सटाइल्स, टावल्स बना रहे हैं, बेडशीट्स बना रहे हैं, पिलो कवर्स बना रहे हैं, कुशन कवर्स बना रहे हैं। ये सबसे ईजी भी है इन कैटेगरीज में ऑपरेट करना, क्योंकि साइज आपके स्टैंडर्ड है, आपके कलर स्टैंडर्ड है, पता है कौन से कलर्स बेटर चलते हैं, आपको आइडिया है कि इसका प्राइसिंग क्या मिल सकता है। तो ये कैटेगरी थोड़ा ईजी टू एंटर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सप्लीमेंट्स का कैटेगरी है, हर्बल सप्लीमेंट्स वगैरह जो हैं, इंडिया के काफ़ी सारे अच्छे ब्रांड्स जो हैं वहाँ पे काफ़ी डिसेंट वॉल्यूम्स कर पाते हैं, क्योंकि हर्बल सप्लीमेंट्स इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ स्पेसिफिक टू इंडिया। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर मुझे कोई आज के डेट में बोले, अगर हमें पता है इंडिया में कि करेला इज़ गुड फॉर शुगर कंट्रोल, राइट? और हमें ये भी पता है कि इंडिया में एक गुड़मार हम उसको बोलते हैं हिंदी में, उस चीज़ को एक जिसको हालांकि शुगर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जामुन भी एक है जिसको हम इंडिया में बोलते हैं कि जामुन इज ऑल्सो गुड फॉर शुगर कंट्रोल। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो 3 से 4 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम शुगर कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मेरे को यूएस के मार्केट को टारगेट करना है, एंड आई नो दिस शुगर ओबेसिटी इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, तो वहाँ पे मैं इस तरीके का सप्लीमेंट लॉन्च करूँगा इसमें इन चारों का गुडनेस है, ठीक है? क्योंकि फिर मैं एक नया प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहा हूँ, मुझे पता है कि इसको टाइप ऑफ प्रोडक्ट के अंदर मार्केट अभी अच्छा है और कस्टमर्स भी अच्छे हैं, लेकिन अभी सप्लाई कम है। तो मैं इस तरीके के नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आने का कोशिश करूँगा, वर्सेस जो ऑलरेडी मानो बिटर मेलन के कैप्सूल्स ऑलरेडी बिकते हैं। बट क्या बिटर मेलन के साथ 3 और हर्ब्स को ऐड करके उसको एक प्रॉपर शुगर सपोर्ट तरीके का बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, सिनेमन अच्छा है शुगर के लिए, तो सब बना के मिला के आपने अगर एक हर्बल सप्लीमेंट बनाया तो उन सब चीज़ों का डिमांड धीरे धीरे ज़्यादा आता है और उन सब में मार्जिन आपको अच्छे निकल के आते हैं। सर, अब थोड़ा ऑपरेशनल साइड की अगर बात करें तो ऑपरेशनल साइड में भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं विथ रिस्पेक्ट टू जो रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट आपने बताया, लॉजिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट आपने बताया, तो वो क्या चैलेंजेस हैं और उसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है? तो ऑपरेशंस जब आप बात करते हैं तो ऑपरेशंस के अंदर 2 से 3 तरह के चैलेंजेस आते हैं। पहला तो जो सप्लाई चेन मैनेज करने का जो चैलेंज है वो अलग है, क्योंकि जब आप ग्लोबल मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो टाइम टू रीच आउट टू द कस्टमर, जो प्रोडक्ट हमें पहुंचाने का टाइम है वो लगभग बढ़ जाता है। क्योंकि आप इंडिया से कुछ शिपिंग करोगे तो जनरली अगर जो सेलर्स हमारे साथ बल्क में ऑपरेट कर रहे हैं या जो बड़े सेलर हैं, 6 महीने का उनका पूरा साइकिल रहता है। कैसे रहता है वो मैं बताता हूँ आपको। 2 महीने का प्रोडक्ट उनका अमेज़न के वेयरहाउस में रहता है यूएस के अंदर, ताकि वो 2 महीने के अंदर 2 महीने का जो सप्लाई है उनको यूएस वेयरहाउस में, ताकि कस्टमर तक डिलीवर कर पाएँ। 2 महीने का जो उनका सप्लाई है वो लोग का सी के अंदर रहता है, क्योंकि यहाँ से इंडिया से यूएस तक पहुँचाने में 60 दिनों का टाइम लग जाता है। ऑलमोस्ट 45 डेज सी में लगते हैं, बाकी वहाँ पे रोड से वेयरहाउस तक जाने को और अपने वेयरहाउस से वहाँ तक, तो 60 दिन का उनका किसी भी टाइम पे जो है वो ट्रांजिट में रहता है। और जो 2 महीने का है उनका मैन्युफैक्चरिंग चालू रहता है कि अगले 2 महीने का मेरा इधर मैन्युफैक्चरिंग होगा, तभी तो वो सी में बनेगी। तो ये पूरा 6 महीने का साइकिल है, जिसमें आपका कैपिटल ब्लॉक है, जिसमें आपको पहले से प्रेडिक्ट करना है कि 6 महीने बाद का क्या डिमांड होने वाला है।
उस टाइम पे वहाँ पे क्रिसमस चल रहा होगा या उस टाइम पे वहाँ समर्स चल रहे होंगे, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट अगर आपको 6 महीने बाद वहाँ पहुँचाना है तो आज से आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट या सप्लाई चेन की है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है वर्सेस इंडिया में क्या आपको नियर बाय वेयर हाउस में भेजना है, फैक्ट्री से आप कम कम यूनिट उठा के बेच सकते हो। बट जैसे ही आप बल्क में काम करते हो तो आप सी शिपमेंट भेज रहे हो तो आपको क्या ना टाइम और एफर्ट मनी सारी चीज़ें उसमें मल्टीप्लाई होती जाती हैं। इसके अलावा ये तो आपका ऑफलाइन चैलेंजेस आए। फिर जो आपके ऑपरेशनल चैलेंजेस आते हैं वो अमेज़न पे बिज़नेस को रन करने में चैलेंजेस आते हैं ऑपरेशंस में। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है आपने प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कोई कीवर्ड डाल दिया जो अलाउड नहीं है। आपने मानिए ऐसा डाल दिया कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ना ये डायबिटीज़ ठीक कर देगा। आपने लेकिन कोई क्लिनिकल ट्रायल किया नहीं है। तो कोई क्लिनिकल ट्रायल के बिना आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट आपको गोरा बना देगा, ये प्रोडक्ट आपका डायबिटीज़ ठीक कर देगा, ये आपका हार्ट इंप्रूव कर देगा, ठीक है? कोई भी आप क्लेम कर रहे हो तो अलाउड नहीं है। तो अमेज़न ऐसे प्रोडक्ट्स को डिसेबल कर देता है अपने प्लेटफॉर्म से, या कोई भी प्लेटफॉर्म इस चीज़ को डिसेबल करेगा क्योंकि ये अलाउड नहीं है, सही तरीका नहीं है। या फिर आप कोई रिलीजियस चीज़ को प्रमोट करो गलत तरीके से, जिससे कि दीज आर ऑल सेंसिटिव काइंड ऑफ आइटम्स जिसको कभी कभी प्रमोशन अलाउड नहीं करता है अमेजोन या कोई भी प्लेटफॉर्म। तो ये सब चीज़ों के अंदर क्या है ना सेलर्स को ऑपरेशनल चांसेस आ सकते हैं अगर वो सही तरीके से पॉलिसीज फॉलो नहीं कर रहे हैं। रिटर्न्स के केस में क्या है कि अगर आपने रिटर्न्स अमेजोन अपने वेयरहाउस में लेके आ जाता है यूएस के अंदर, बट अब उस रिटर्न को आपको चाहे यूएस के अंदर लिक्विडेट करना है, चाहे वो आपको मतलब डिस्ट्रॉय करना है या कुछ भी करना है, उसका भी डिसीजन मेकिंग आपको ही करना है क्योंकि आप उसको इंडिया वापस ले चलेंगे, कॉस्ट लगेगा। आपका कॉस्ट काफ़ी लग जाएगा उस केस में। जब आप उसको इंडिया लेके आएंगे तो उतने का प्रोडक्ट नहीं होगा जितने का आपका कॉस्ट लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अगेन चैलेंजेस आते हैं। इसके अलावा जो अमेजोन का या वॉलमार्ट या हर एक पोर्टल, टारगेट का, एटसी का, हर एक पोर्टल अलग है अपने आप में। तो उस पोर्टल को समझना कि उसके अंदर 500 चीज़ें करने के लिए आपके सामने, और पहली बार जब आप उसको देखोगे आपको लगेगा कि यार इतने सारे टैब्स हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से मैनेज होना है। तो इसीलिए आपको वहाँ पे भी ओकेशनल चैलेंजेस आते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको पता ही नहीं होंगे कि अच्छा ये फीचर भी है। एक फीचर है कि अमेजोन के यूएस वेयरहाउस से आप इन्वेंट्री कनाडा भी भेज सकते हो। कनाडा के किसी कस्टमर ने खरीदा तो वो यूएस की इन्वेंट्री अमेजोन कनाडा तक भी डिलीवर कर देता है, मैक्सिको तक डिलीवर कर देता है। लेकिन ये सारी चीज़ों का सेलर को अवेयरनेस ही नहीं है कि करना कैसे एनेबल। ठीक है, इसके अलावा एक अमेजोन का फीचर है कि अगर आप किसी भी ऑन प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो, वॉलमार्ट पे बेच रहे हो, मानो इन्वेंट्री आपके अमेजोन के वेयरहाउस में रखी है और वॉलमार्ट से ऑर्डर आया तो अमेजोन वही इन्वेंट्री से वॉलमार्ट के कस्टमर के घर तक पहुंचा देगा उस ऑर्डर को। तो आपको इन्वेंट्री एक जगह रख के अमेजोन ये भी अपॉर्चुनिटी देता है कि पूरे यूएस में किधर से भी ऑर्डर आया, आपकी खुद की वेबसाइट से भी ऑर्डर आया तो भी अमेजोन उसको डिलीवर कर रहा है। उसको मल्टी चैनल फुलफिलमेंट बोलते हैं। तो सेलर को वो प्लेटफॉर्म पे ढूंढना, समझना, इनेबल करना, हर चीज़ में क्या है ना कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। तो यहाँ पे ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या है कि प्लेटफॉर्म को समझने में एटलीस्ट 6 महीने का टाइम लगेगा। अगर कोई पूरा ढंग से टाइम दे रहा है, उसको रोज़ाना देख रहा है। एडवर्टाइजिंग के अंदर तो अलग फिर पूरा मैनेज करने में चैलेंजेस आते ही आते हैं। बट ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर आपको टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। तो इसीलिए किसी ऐसे लोगों के साथ काम करिए जिनको इन सब चीज़ों का नॉलेज है, तो आपको डे 1 पे इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर लगा है। तो रिटर्न्स का सर आपने बोला रिटर्न्स इज़ अ बिग प्रॉब्लम, तो वो रिटर्न्स को कोई मिनिमाइज़ करने का तरीका? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये सारे क्वेश्चन सेलर पहले दिन पे पूछ ले तो फिर उनको मतलब बात ही क्या है, उसके बाद तो हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जनरली। तो रिटर्न्स आपकी कैटेगरी टू कैटेगरी आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्यों रिटर्न आ रहे हैं। गुड पार्ट इज़ कि हर एक रिटर्न अमेजोन मैप करता है कि कस्टमर ने क्या बोल के रिटर्न किया है। तो अमेजोन कस्टमर का कमेंट आपको दिखाता है कि ये प्रोडक्ट आपका रिटर्न आया, कस्टमर ने बोला इसका साइज़ छोटा है, कस्टमर ने बोला कि ये प्रोडक्ट का कलर अलग है, कस्टमर ने बोला कि आपका डिस्क्रिप्शन गलत लिखा हुआ है। तो हर एक चीज़ कि आपका रिटर्न आ क्यों रहा है वो आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन आता रहता है डेटाबेस के अंदर। बट सेलर्स उसको भी देखते नहीं है। वो उनको लगता है कि अच्छा 10% तो आता ही है सबका। तो अगर आपको पता है कि आपका साइज़ इशू की वजह से बार बार रिटर्न आ रहा है तो उसके अंदर साइज चार्ट क्लियरली डालो। आप उसको बुलेट पॉइंट में भी डालो, इमेज में भी डालो, कस्टमर को एजुकेट करो कि भाई जनरली ये वाला प्रोडक्ट इतने साइज ऑफ टेबल के लिए, इतने साइज ऑफ बेड के लिए है, ताकि उनको पहले से एक्सपेक्टेशन क्लियर रहे। कभी कभी क्या, अभी एक सेलर के साथ मैं बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कर्टेन्स का ना सिंगल लिस्टिंग किया हुआ है कि एक कर्टेन, अब उन्होंने लिखा हुआ है पैक ऑफ 1। अब कस्टमर को लेकिन ऐसा लगता है कि पैक में तो 2 ही आते हैं, क्योंकि पैक हम जनरली यूज़ कर, और मैंने लिस्टिंग में 2 दिखाए हुए हैं अपनी इमेज के अंदर, लिखा हुआ है पैक ऑफ 1 बट दिखाए हुए 2 हैं, क्योंकि 2 में क्या है ना अच्छा लगता है देखने में कि 2 कर्टेन्स कैसे लगेंगे। बट अब कस्टमर्स उनके आप मानोगे नहीं, उनके 80% रिटर्न है। 80% रिटर्न हमने सुना ही नहीं है कहीं में, क्योंकि उनकी इमेज में 2 कर्टेन दिख रहे हैं और भेज जो एक रहे हैं। तो 80% कस्टमर्स को ऐसा लग रहा है कि 2 कर्टेन लाए वही बोल के रिटर्न। और वो बोल के रिटर्न आ रहे हैं कि आप, हमें लगा कि 2 आए के और हमें तो एक ही आया है, तो एक का हम क्या करें।
तो अब इस तरह की चीज़ें सेलर्स को लगता है कि ऑब्वियस है, मैंने तो लिख दिया पैक ऑफ 1, बट कस्टमर को अगर इमेज में 2 दिख रहे हैं तो उनके माइंड में तो यही जा रहा है ना कि ये 2 आएँगे और आप उस चीज़ को मतलब अमेज़न से चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपको लिस्टिंग इंप्रूव करना है। अमेज़न तो कस्टमर्स को अलाउ करेगा रिटर्न करने के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप लिस्टिंग को उस तरीके से डालो ताकि वो कस्टमर्स को क्लियर है। अब हमने उनकी इमेज चेंज करा के 1 गड्ढे नहीं डाला है, तो उनको ऐसा लग रहा था कि कस्टमर 1 कर्टेन देखेंगे तो लुक फ़ील नहीं आएगा। लेकिन लुक फ़ील आने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्लियरली दिखाओ। आप आज की डेट में अगर प्रोडक्ट दिखा कुछ रहे हो, भेज कुछ रहे हो, तो कस्टमर्स को वो चीज़ समझेगा नहीं और उस चीज़ से आपके रिटर्न्स और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। आई थिंक रिटर्न्स में लिस्टिंग का बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत से आप बहुत ये सबसे ज़्यादा रोल लिस्टिंग्स और आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो कि ये 4 आउंस की है और उसके अंदर आपने आधी बॉटल खाली भेज दी, ठीक है, आपने बोला 100 कैप्सूल्स हैं और आपने 80 भेजे, तो वो सब चीज़ों से रिटर्न्स तो डेफिनेटली आएंगे। और सर वर्किंग कैपिटल भी एक बड़ा इशू है, हाँ, तो उसमें क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं? तो वर्किंग कैपिटल आपका थैंकफुली वर्किंग कैपिटल आपका स्टार्टिंग में इशू नहीं रहता जब आपको एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि आप लिमिटेड कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल इशू क्या कब आता है? जब आपको एक नई मार्केट प्लेस में जाना है, जब आपको ज़्यादा इन्वेंट्री बिल्ड करना है, जब आपको एक सीड का जो साइकिल मैंने आपको एक्सप्लेन किया 6 महीने का, उसके अंदर आपको जाना है, तो इन सब चीज़ों में वर्किंग कैपिटल डेफिनेटली बढ़ जाता है। गुड पार्ट इसके अमेजोन के इसमें भी टाई अप्स हैं, इसमें भी उनके पार्टनरशिप्स हैं विद थर्ड पार्टीज़ जो कि वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स प्रोवाइड करते हैं सेलर्स को। तो उसके लिए भी अमेज़न ने एटलीस्ट फिगर आउट किया हुआ है, क्योंकि ये सारे चैलेंजेस अमेज़न को पता है कि जब सेलर्स ऑपरेट करेंगे तो एक लेवल पे जाके चैलेंजेस आएंगे। उनका जो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क का पोर्टल है, वहाँ पे अमेज़न लेंडिंग का भी एक ऑप्शन आता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा किसी को भी वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो, वो वहाँ पे जाके इंक्वायर कर सकता है। जनरली ये वर्किंग कैपिटल अमेज़न उन्हीं सेलर्स को प्रोवाइड करवाता है, इनेबल करवाता है जो ऑलरेडी उनके साथ सेल कर रहे हैं। नए सेलर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उनका हिस्ट्री है नहीं प्लेटफॉर्म पे, तो रिस्क बढ़ जाता है लेंडर का। तो ये है। सो वर्किंग कैपिटल में एक चीज़ मुझे भी ऐड करनी थी कि गवर्नमेंट ने अभी एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन करके जो नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, उसमें जो कोलैटरल फ्री लोन्स हैं, उसमें गवर्नमेंट ही खुद गारंटी ले रही है कि 65 to 85% का कवर गवर्नमेंट खुद ले रही है, सो दैट बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा लेंड करें ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स को। और उसमें लेंडिंग के बाद भी एक इंटरेस्ट सबवेंशन भी है, मतलब 2.75% का एक सबवेंशन भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए और ये ग्लोबल इंटरेस्ट के लेवल्स पे आ जाए। राइट। मुझे लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनका अवेयरनेस अगेन बहुत बड़ा गैप है मार्केट के अंदर, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स भी हैं कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको उसके अगेंस्ट पे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। रॉडटेप स्कीम है। रॉटेप स्कीम है हमारे 50% सेलर से, मुझे लगता है कि वो करते ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है या तो प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है या उन्हें पता ही नहीं कि उनको मिल भी सकता है, या फिर उनको लगता है कि इसके लिए इतना मगजमारी कौन करेगा। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है, बट गुड पार्ट इज की गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर मिशन को सपोर्ट कर रही है और दे आर ऑल्सो इक्वली इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। करेक्ट सर। तो अब अगर फ्यूचर की बात करें तो वेयर डू यू सी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स इन 2030? 2030 देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, बट अगेन पिछले 10 सालों में 11 सालों में मैंने जैसा मार्केट को ग्रो होते देखा है, दिस मार्केट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट ओवर द लास्ट 10 years वी हैव सीन मार्केट ग्रोइंग बाय 20-25% ईयर ऑन ईयर। बहुत कम बिजनेसेस होंगे वर्ल्ड के जो 20-25% ईयर ऑन ईयर ग्रो करते हैं कंसिस्टेंटली, वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ 10-11 years। तो अगले अगर 5 से 6 सालों में मैं बात करूं 20 से 30% अगर ये बिजनेस ग्रो होगा, तो एटलीस्ट जो एनुअल रन रेट मुझे लगता है इंडियन ई कॉमर्स एक्सपोर्ट का कम से कम $20 बिलियन के आसपास में होना चाहिए। आज की डेट में रफली $5-6 बिलियन के आसपास का वो होगा नंबर। तो एटलीस्ट यहाँ से 4x to 5x तो होना ही चाहिए, जिसके अंदर ये सारी मार्केट प्लेसेस काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि इंडियन D2C ब्रांड्स भी जो हैं, तो आज की डेट में इंडिया फोकस प्रोज के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं ग्लोबल मार्केट्स में अपने ब्रांड बिल्ड करने के लिए। और जब कैपिटल इन्फ्यूज़ होगा इस पर्टिकुलर डोमेन में D2C ब्रांड्स में, तो ये ओवरऑल इकोसिस्टम को भी हेल्प करेगा। करेक्ट करेक्ट। तो सर क्या लगता है इंडिया चाइना को टक्कर दे पाएगी? इंडिया चाइना को टक्कर देने में टाइम है। मैं बोलूँगा कि अगर हम लोग जो पेस हमने पकड़ा हुआ है अभी, अगर इस पेस को और थोड़ा सा फास्ट करें, थोड़ा अवेयरनेस ड्राइव करें, गवर्नमेंट का सपोर्ट कंटिन्यूड रहता है, तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में इक्वल तो शायद पहुंचना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो आपकी गैप भी शुरू में बताया कि चाइना का जो है वो $350 बिलियन के आसपास का है, हम उनसे सिर्फ 1% 2% पे हैं आज की रेट में। तो बट स्टिल आई थिंक वी कैन ग्रो फ्रॉम हेयर टू एटलीस्ट 10x इन द नेक्स्ट 5 to 10 years।
द स्पीड ऑफ ग्रोथ एटलीस्ट कैन बी मच फास्टर देन वेयर चाइना इज़ राइट नाउ, क्योंकि उनका बेस इतना बड़ा हो चुका है। अब हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका लाइकेबिलिटी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो व्हाई नॉट। और सर आपकी अभी जो करंट प्रैक्टिस है या जो आप कंसल्टिंग करते हैं, अगर उसके बारे में आप कुछ बता सके हमारे व्यूअर्स को कि कैसे टाइप के क्लाइंट्स को आप केटर करते हैं, क्या आप क्या हेल्प करते हैं उनको, एंड कुछ ऐसी एक दो प्रोडक्ट कैटेगरीज या जो आपने स्केल करने में हेल्प की हो। श्योर श्योर। तो मैं जनरली लार्ज क्लाइंट्स के साथ अभी ऑपरेट कर रहा हूँ, वो भी जो यूएस बेस्ड क्लाइंट्स हैं, जिसके अंदर हम लोग उनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी का पार्ट है और ट्राई करते हैं कि उनका प्राइसिंग स्ट्रेटजी, लॉन्च स्ट्रेटजी, उनका ग्रोथ स्ट्रेटजी, उनके टीम के ऑडिट्स, इनका बिजनेस ऑडिट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं ताकि वो प्रॉफिटेबल तरीके से ग्रो कर पाएँ। अमेज़न के अलावा भी बाकी प्लेटफॉर्म्स जो यूएस में काफ़ी प्रिडोमिनेंट है, लाइक वॉलमार्ट है, टारगेट है, इन सब प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग ग्रोथ के लिए को सपोर्ट करते हैं। जिन कैटेगरी में मैं जनरली ऑपरेट करता हूँ, वो कैटेगरीज सप्लीमेंट कैटेगरीज हैं, टेक्सटाइल कैटेगरीज हैं, अगेन ये एसेंशियल ऑयल्स इज़ माय वन ऑफ द फेवरेट कैटेगरीज एज अ टोल्ड टू, लेदर कैटेगरी है। इन सब कैटेगरीज के अंदर लाइक वेरी वेरी एक्टिवली वी आर वर्किंग विद सम ऑफ द इम्पोर्टर्स फ्रॉम यूएस एंड ये वी आर सीइंग लाइक रियली गुड रिजल्ट्स, क्योंकि मार्केट प्लेस का सपोर्ट भी है, हमारा एक्सपीरियंस भी है और सेलर्स का इंटेंट भी है। सो आई थिंक या दिस कंटिन्यूइंग इन दीज कैटेगरी राइट नाउ। सो व्यूअर्स या ऑडियंस जिनको यू नो इसमें आगे बढ़ना है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट वगैरह में, तो कैन दे गेट इन टच विथ यू? Sure. Feel free to reach out to me. I'll share my email ID with you on my LinkedIn profile. the profile, yeah. So that the audience who are watching this they can reach out. और हम लोग मोर देन हैप्पी हैं, किसी को अगर समझना भी है कि वो करें ना करें, उनको कुछ सजेशंस चाहिए, गाइडेंस चाहिए। रिसेंटली लास्ट मंथ में IIT दिल्ली में सेम सेशन लिया था कि women entrepreneurs के साथ में, तो वी had 50 women entrepreneurs who had lot of questions about कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए e-commerce exports, and we received a fabulous feedback from the audience from IIT Delhi last month. So I'm very actively, in fact, very passionate to grow e-commerce exports from India. Like at times, if people just want some guidance, so more than happy to provide that. And if you want full time or dedicated support, then also we should definitely connect. I can help you, or I can put you in touch with the right kind of दैट वुड बी ग्रेट सर फॉर आवर ऑडियंस। सर आप थक नहीं गए तो एक लास्ट रैपिड फायर राउंड ही करना है। Go ahead. रैपिड फायर राउंड है सर। जी। फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर के लिए बेस्ट कंट्री? US, hands on. इंडिया का मोस्ट अंडररेटेड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट? इत्र, एसेंशियल ऑयल्स, इत्र, परफ्यूम्स। न्यू एक्सपोर्टर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक? उनको लगता है कि उनको सब आता है, उनको लगता है कि सिर्फ पढ़ने से काम हो जाएगा, काम करने से ही होगा, काम किसी को साथ लेने से ही होगा। तो मुझे लगता है कि सब उनको सब आता है, ये वाले जो थॉट है वो सही नहीं है। एक टूल या प्लेटफॉर्म जो हर एक्सपोर्टर को यूज़ करना चाहिए? आज से 6 महीने पहले अगर आप ये क्वेश्चन पूछते तो मैं बोलता कि सेलर सेंट्रल, अमेज़न का, या फिर हीलियम 10, जंगल स्काउट। लेकिन आज के डेट में मैं बोलूँगा कि आपको AI का कोई भी एक प्लेटफॉर्म, चाहे वो चैट GPT हो, चाहे वो क्लाउड हो, चाहे वो परप्लेक्सिटी हो, चाहे वो जेमिनी हो, इनमें से एक टूल आपको डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि ये आपको रिसर्च में भी हेल्प करेगा, कंटेंट क्रिएट करने में भी हेल्प करेगा, आपको मार्केट स्टडी करने में हेल्प करेगा, आपको बेटर एडवर्टाइजिंग की स्ट्रैटेजीज बताएगा। तो ये फुल प्रूफ टूल्स हैं आज की डेट में। आप इनमें जो भी रिपोर्ट्स हैं वो अपलोड करोगे तो आपको उसका एनालिसिस भी करके देगा। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में AI का कोई भी एक प्लेटफॉर्म आपको डेफिनेटली आना चाहिए। एक स्किल जो फ्यूचर एक्सपोर्टर्स को ज़रूर सीखनी चाहिए? डेटा एनालिटिक्स इज़ डेफिनेटली वन स्किल आई वुड ऑलवेज रिकमेंड, कि आपको बिजनेस रिपोर्ट्स को रीड करना आना चाहिए कि आप एड्स में खर्चा कहाँ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कितना कर रहे हो, गलत कीवर्ड्स पे तो नहीं कर रहे हो, आपका कन्वर्जन कितना है, आपका रिटर्न्स कितने % आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो बहुत सारा डेटा अमेज़न या वॉलमार्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये डेटा को लेकिन रीड करने के लिए, समझने के लिए टाइम लगाना और ये टूल्स का हेल्प लेके उसको सही तरीके से उसके हिसाब से स्ट्रेटजीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं देखोगे तो इवेंचुअली आपका प्रॉफिट जो है वो श्रिंक होते रहेगा। और सही जगह पे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या गोल्स है। बिल्कुल सही टाइम पे भी पता चलना इक्वली इंपॉर्टेंट है, और सही लूपहोल्स को आइडेंटिफाई करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो वो स्किल सेट या तो आप डेवलप करो या किसी को आउटसोर्स करो जो आपको स्किल सेट डायरेक्टली दे दे, ताकि आपको जो है ना सही तरह का रिपोर्टिंग मिल पाए। हमारे काफ़ी सारे इम्पैक्ट क्लाइंट्स हैं ऐसे जिनको
मालूम ही नहीं है कि उनका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। उनको लगता है कि इतना कॉम्प्लेक्स है, 15 रिपोर्ट आ जाती है मेरे पास, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ऑर्डर रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट, तो मेरे को समझ में ही नहीं आता कि मेरा इतना पैसा कटा, कितना मेरे को इवेंचुअली इस यूनिट पे मेरे को बेच के कितना मिला। तो वो सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, लेकिन अगर आप डेटा एनालिटिक्स को सही तरीके से समझेंगे, रिपोर्टिंग को समझेंगे, उन पर टूल्स का यूज़ करेंगे, तो आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। आई थिंक जो आपने कहा कि चैट जीपीटी वगैरह ही वो टूल्स को, वो रिपोर्ट्स को एनालाइज करने करने में आप करेक्ट कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन से सेलर बोर्ड करके एक एप्लीकेशन है जो कि अगेन आपके अमेज़न के साथ लिंक हो जाता है, जिसके थ्रू आप अपने प्रॉफिट को एनालाइज कर सकते हो। तो सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप बेटर रहेगा कि एटलीस्ट एक टूल का ज़रूर यूज़ करेंगे। यंग एक्सपोर्टर्स को ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के बारे में एक एडवाइस। मेरा एक एडवाइस ये रहेगा कि स्टार्ट स्मॉल। पहले आप रिसर्च करिए कि क्या प्रोडक्ट आपको बेचना है, कहाँ बेचना है। मे बी एक छोटी कंट्री से स्टार्ट करिए। यूएस हो सकता है सबको ऐसा लगे कि चार्मिंग है बट डिफिकल्ट भी है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन है। तो मे बी स्टार्ट विद मिडल ईस्ट, स्टार्ट विद 1 or 2 प्रोडक्ट्स, spend some time in building the right kind of content, right kind of marketing, and those 1 or 2 products, if you're able to make successful, so long term you can pursue this as a full time venture. You can pursue this as a entrepreneurship venture. And we have, by the way, a lot of people who started this as a hobby, and they are doing like millions of dollars in 5-7 years period of time. So yeah. थैंक्स अ लॉट केतन सर फॉर कमिंग एंड शेयरिंग द नॉलेज। आई गेस आपके 9 इयर्स के एक्सपीरियंस का काफ़ी सारा हिस्सा हमने कवर कर लिया Definitely. होगा। सो व्यूअर्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइए। कुछ डाउट्स हो तो हमें कमेंट्स में बताइए। पॉडकास्ट बनाने में और ये सब करने में बहुत सारी मेहनत लगती है, तो अगर आप कमेंट्स के ज़रिए प्लीज़ आपका प्यार बताइए, और इससे हमें काफ़ी सारे, मुझे और मेरी टीम को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। एंड फाइनली जो हमने अनाउंसमेंट किया था पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में और बीच में, कि आपको सिर्फ कमेंट करना है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, एंड केतन सर जो है वो एक स्पेशली हमारे ऑडियंस के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट का, जिसमें कि 10-15 प्रोडक्ट्स भी वो लिस्ट करेंगे जो अभी आने वाले सालों में जिसका डिमांड बढ़ सकता है, उसकी डिटेल देंगे, डूज एंड डोंट्स बताएंगे, कहाँ लूप होल्स हैं और कहाँ आपको ध्यान देना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस एक डॉक्यूमेंट में होगी। तो प्लीज़ कमेंट करिए ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। थैंक यू केतन सर, आपको कुछ बताना हो तो। Thanks, Keval, for having me here. Like, more than happy to provide any support which is required, for the future entrepreneurs. आपके viewers के लिए more than happy to create a blueprint, जिसकी हेल्प से वो लोग समझ भी सकते हैं बेटर तरीके से जो हमने बात किया। उनको उससे रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करूँगा समराइज़ करने का। बट अगेन जो सारा अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, इसको मुझे कलेक्ट करने में 10 से 11 साल लगे हैं। तो डोंट अंडर एस्टिमेट कि टाइम जिसने भी इस डोमेन में लगाया होगा वो आपका हेल्प बेटर कर पाएगा। सो ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, लर्न फ्रॉम पीपल हु हैव बीन देयर, हु हैव डन मिस्टेक्स। आपकी भी जो गलतियाँ होंगी वो हम आपको थोड़ा अर्ली ऑन बता पाएंगे कि किस डायरेक्शन में आपको सही तरीके से सोचना चाहिए। आई थिंक पूरे पॉडकास्ट में हमने किसी को बोला नहीं कि सब्सक्राइब करो, but you should definitely subscribe the channel so that we are motivated to work together and give you better content next time onwards. Thank you so much. थैंक्स अ लॉट सर। Thank you.